न सोच तू कि सिएगा वो तेरी चादर भी। न सोच तू कि सिएगा वो तेरी चादर भी। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। खास बात यह थी कि हमारे गांव का जो ठठिया जो गांव है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। एक और जहां गुलाबबाई जैसी पद्मश्री जो नौटंकी की क्वीन रही हैं वो पैदा हुई, वहां पर घर में था महिला पात्र नहीं होते थे, या किसी लड़के को एक बार हमने भी सीता का रोल किया है लड़की के रूप में। हमको अभी भी है। अच्छा, हमारा कॉलेज इंटर कॉलेज है और हम वहाँ पर पंच लाइट कर रहे हैं। पंचनाथ रेण का उपन्यास है और हम वहाँ पर लड़कियों से तो उसमें एक सीन है ना कि वो लड़के के साथ छोटी युवा है वो छेड़खानी करता है, तो लड़के दिन भर का गेम हो जाएगा उनका, श्रृंखलता बढ़ जाएगी। हमारे कॉलेज में इंटरमीडिएट में लड़कियां नहीं पढ़ सकती। उनका कल्चर ऐसा नहीं हो कि बहुत एडवांस हो गया, कपड़े पहने हो गया, लेकिन अभी विचारों से हम उतने ही रूढ़िवादी हैं कि हमारी नज़र में आता है कि हम सब कुछ हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब अभी भी जातिवादी हैं, अभी भी हम कंजर्वेटिव हैं। क्रिएटिव थिएटर जो है वो तरीके से मर गया है। हमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर फैला है, गंदा है, कि कोई राजनीतिक दल ये चाहता ही नहीं है कि बच्चे, गांव के बच्चे या वो पढ़, उनको लगता है कि अगर नीचे बने नहीं तो हमारी बात मानेंगे। हमारे भले ही अमेरिका में हाई स्कूल तक की पढ़ाई मतलब फ्री है और बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ का हाई स्कूल पास बच्चा यहाँ के एमए वाले से कई गुना ज़्यादा है। तो हमने थिएटर को देखा। हमने थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से भाषा का जो भेद है वो मिट सकता है। छुड़वाने भिजवाते। आज गाँव की स्थिति इसलिए खराब है कि गाँव शहर की चकाचौंध में बिगड़ रहे हैं। तो गाँव राजनीतिक मोहरे बने हुए हैं। कल्चरल एक्टिविटीज कहीं नहीं, बीजेपी इस गवर्नमेंट में कल्चरल एक्टिविटीज को प्रोत्साहन का कहीं बाकी वाले एक पर्टिकुलर आप राष्ट्रवादी नाटक करिए तो वो सांस्कृतिक आयोजन होता था। सत्यनारायण की तो नहीं होती है, वो सांस्कृतिक आयोजन। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के कानपुर का स्वरूप नगर इलाका शाम ढलते ही रोशनी और संवादों से गूंज उठता था। तभी तो इसे थिएटर का मैनचेस्टर कहा जाता था। उन दिनों स्वरूप नगर के हॉल्स में इस नाटक के मंचन के दौरान टिकटों के लिए मारामारी होती थी। स्वरूप नगर के रंगमंच को संस्थागत रूप देने में प्रयोगधर्मी व संजीदगीपूर्ण नाटक करने वाली शख्सियतों में से एक अवधेश मिश्रा 1962 से रंगमंच पर सक्रिय हैं। उन्होंने 1962 में पहली बार लक्ष्मण और सीता दोनों किरदार निभाए थे। उन दिनों लड़कियां या यूं कहें कि महिलाओं का नाटकों में भी अभिनय करना वर्जित था। उसके बाद सल्तनत के दावेदार, अर्धांगिनी, गांधी को फांसी, दो, मन्नू बंदर, दिल्ली की आखिरी शाम सहित सैकड़ों नाटकों में अवधेश मिश्रा ने अभिनय किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने रंजीत कपूर निर्देशित नाटक एक घोड़ा 6 सवार के 1988 से 2018 के बीच लगभग 100 से भी अधिक शो में अरुण बख्शी का किरदार निभाया। अवधेश मिश्रा की रंगमंची यात्रा कानपुर, लखनऊ या भारत तक ही सीमित नहीं रही। अमेरिका के न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया तक अपना डंका बजाती रही हैं। अवधेश मिश्रा ने फिल्मी संगम चैनल पर अपने करियर, देश व समाज में शिक्षा व रंगकर्म के हालात पर खुलकर बात की। अवधेश मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। अवधेश जी, मुझे बताएं कि आपके अंदर एक कला का माहौल कहाँ से आया? क्या आपके घर में कोई माहौल रहा है पहले से? हाँ, हमारे ऐसे घर में कला का माहौल हमारे पिताजी में था। हमारे आदरणीय पिताजी डॉक्टर नंद कुमार मिश्र जो वैद्याचार्य थे, आयुर्वेद के साथ में एलोपैथिक करते थे, इसलिए उन्होंने गाँव में उसका प्रभाव सही रहे तो को डॉक्टर भी लिखते थे, डॉक्टर। और उसकी उन्होंने बाकायदा अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया था इस तरीके से। तो वो वैद्याचार्य तो थे ही और उसके साथ साथ में और उन्होंने डॉक्टर लिखते थे। तो साथ साथ में सोशली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव। थिएटर है हमारा तब शुरू हुआ जब हम थिएटर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अच्छा। घर में तबला, ढोलक और इसकी गूंज होती थी और रिहर्सल होते थे, छोटे छोटे रामलीला के होते थे या कृष्ण लीला के होते थे, तो वो देखा करते थे। कभी वो तारा और उनका हरिश्चंद्र तारामती का किस्सा चल रहा है और उस तरीके से पारसी शैली में छोटे छोटे नाटक हमारे पिताजी जो दशहरा के पर्व से शुरू होता था, विजयदशमी से पहले, मैंने
यूँ कहें कि जो नवरात्रि शुरू होती है शरद का, उसकी शुरुआत से लेकर के 10वीं तक रावण होता था। इसके 2 दिन का गैप करके फिर 3 दिन की कृष्ण लीला होती थी, या फिर कोई नाटक होता था, अमर सिंह राठौर कर दिया या कहीं ये जो हरिश्चंद्र तारामती कर दिया, तो उसका भी हम उसमें हरिश्चंद्र का जो बेटा था उसका रोल करते थे, या फिर लक्ष्मण का रोल कर लिया। ऐसे छोटे छोटे दे दिए जाते थे और इन्जॉय करते थे। तब जानते नहीं थे क्या रंगा, इतना फ्री हैंड करते थे। ख़ास बात ये थी कि हमारे गांव का जो ठठिया जो गांव है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है। एक और जहां गुलाब बाई जैसी पद्मश्री जो नौटंकी की क्वीन रही हैं, वो पैदा हुई वहाँ पर। तो उसी दूसरी तो जो क्रांति है ना, कहते हैं जो इसे कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई, उससे पहले वहाँ पर एक ऐसी क्रांति हुई है जिसमें अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया। यद्यपि जो उनको राजा पोकर सिंह के परिवार को जो पदवी मिली, सर की पदवी दी थी, उनको अंग्रेज़ों ने दी थी, लेकिन उन्हें गवारा नहीं हुआ। तो जब अंग्रेज़ों ने कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया, उनका विरोध किया और उनको मार भगाया। अब आसपास के राजा, जैसे राजा दुर्गा नारायण सिंह तिरवा में थे और दूसरी रियासतें थीं, वहाँ के लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उन्होंने इनको क्लू बताया कि उनका जो सुरंग का रास्ता था उनको बताया। उस ज़माने में ठठिया को अंग्रेज़ों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जीते जरूर, पोकर सिंह ने दो अंग्रेज़ों को, 2 मेजरों को मार दिया, लेकिन ठठिया को तहस नहस कर दिया। पूरा वीरान हो चुका था गाँव। अच्छा। और एक कभी राजधानी हुआ करता था, बड़ा गाँव था, गाँव नहीं था, पूरी एक तरीके से कैपिटल थी, स्टेट थी वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे करके उसका विनाश हुआ। जब हम लोग, हमारे पिताजी वगैरह, हम लोग, हमारे बाबा पूर्वज यहाँ पर है, तो पिताजी तक आते थे। थिएटर का शौक में जो पारसी शैली के नाटक कभी कभी आते थे, जैसे पृथ्वीराज कपूर का गया, या फिर नौटंकी इनकी बहुत पॉपुलर हो रही थी, कृष्णाबाई की, गुलाब बाई की। तो हमारे घर में थिएटर का माहौल ये था। पिताजी हमारे रामलीला करते थे, उसमें परशुरामी भी करते थे, रावण का रोल भी करते थे। तो इस तरीके से चल रहा, तो हम देखा करते थे। घर में था, महिला पात्र नहीं होते थे, तो जो इनंचेस होते थे, माने जो जिनको हम नाम लेने, जिनको अंगजड़ा कहेंगे तो बड़ा लगे, वो ख्वाजा सरा कह लीजिए, उन लोगों को रंग चुन करके उनको बकायदा ट्रेनिंग देके, ताली नहीं बजाओगे तुम ये करोगे तो उंगलियां तोड़ देंगे तुमने ताली बजाई वहाँ पर। इस तरीके से फीमेल पार्ट उनसे कराया जाता था। या किसी लड़के को एक बार हमने भी सीता का रोल किया है, लड़की के रूप में हमको भी कराया गया वो, लेकिन दोबारा इसलिए नहीं किया कि पूरे गाँव में सब हमको सीधा सीधा करने लगे। तो ये तो हम कर रहे थे वहाँ पर, तो एंजॉय कर रहे थे। उसमें कहीं ये नहीं था ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, माता बोल दिया गया आपको ऐसे करना, जैसे घर में बहुएं होती थी, और इसी तरीके से सीधा करके ओढ़ के बैठ के कर लिया। मैंने वो कहीं से कोई ट्रेनिंं नहीं थी, और सारा उसको एंजॉय करता था, लेकिन पूरा मेला लगता था। हाई स्कूल हमने वहीं से पास किया। अब ये देखिए, हमारे पिताजी ने स्कूल की नींव 1952 22 जून 1952 में ही नींव डाली। उसी दिन मेरा जन्म हुआ। ओह क्या बात। कॉलेज का नाम भी उन्होंने आदर्श रखा, मेरा नाम भी आदर्श रख दिया। अब हम भाई वहाँ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते जब हाई स्कूल पहुँचे, तो पहले जूनियर स्कूल था, जूनियर स्कूल से हाई स्कूल की मान्यता मिली, तो हम भी वहीं पे थे। तो पिताजी ने कहीं भेजा नहीं, ना DN कॉलेज भेजा, ना कानपुर भेजा, जबकि हमारा घर कानपुर, हमारे ताऊजी वगैरह सब परिवार यहाँ रह रहा था कानपुर में, लेकिन हमको पढ़ने भेजा, कहीं ठठिया ही पढ़ो। तो वहाँ हम पढ़ रहे थे, तो लड़के चिढ़ाते थे, आदर्श आ गया, आदर्श इंटर कॉलेज, बड़ा बुरा लगता था। तो हाई स्कूल में हमने अपने होने के अनशन कर दिया, बाल हट किया, और अपना नाम खुद अवधेश रख लिया। तो इस तरीके से आदर्श से अवधेश में हो गया और चलता रहा। 75 में हमारे फादर की डेथ हो गई, तब इंटर कॉलेज हो चुका था। ये अच्छा। हायर सेकेंडरी स्कूल से इंटर कॉलेज होगा था, और फादर की हमारी डेथ हो गई। तो हमारे लखनऊ वाले चाचा जी थे, वो यहाँ के पार्टी मैनेजर है वो। तो लेकिन तब रामलीला, गाँव की पूरी रामलीला वगैरह सब बंद हो गया, फादर की डेथ। और मैं लगातार यहाँ पर थिएटर करते करते फिर वो गाँव खत्म हो गया, तो यहाँ ग्रेजुएशन किया 70s में हम लोगों ने। 71 में यहाँ ग्रेजुएशन किया, 71 में ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ हम देखा करते थे, लोग यहाँ आर नगर में मंडी लगती, पूरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस तरीके का एडवांस थिएटर, पैर कांपते थे, हे भगवान ऐसा भी ना, ये थिएटर है। हमारे पिता जो रामलीला करते थे, वहाँ पर सुरखिला, मुर्दा संगीसा ये लगाया, कैया लगाया, चमकी बनाने के लिए पन्नी काट करके चमकी लगाई जाती थी, और वो मेकअप कर रहे हैं, बिंदियाँ रखी जा रही हूँ करके। ये मेकअप मुझे लगा कि हम पिताजी को दिखा दें, ये करा दें। तो लेकिन पिताजी थोड़ा कॉलेज में ज़्यादा बिजी, उनको लगा कि आर्ट साइड से काम नहीं बनेगा, साइंस की मान्यता मिल जाए। मैंने कॉलेज को डेवलपमेंट के बारे में 110 बीघे ज़मीन थी हमारे पास, कॉलेज को दी थी कि ताकि यहाँ पर हम इसमें डिग्री कॉलेज बनाएं। तो 75 में फादर को हमारे हार्ट अटैक पड़ा, उसमें उनकी डेथ हो गई। तो सारी चीज़ें वही खत्म हो गई। तो चाचा जब कॉलेज में, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हम जब कॉलेज पढ़ाई करके आए, तो हमने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस देखी,
कि पिताजी स्कूल के लिए सब कुछ तन मन धन से जुटे रहते थे, तो हम लोगों को टोटली उपेक्षित थे। तो हमारी ज़रूरत ये थी कि पहला कोई नौकरी करें। तो भूमि विकास बैंक में हमने हुए, तो हमारा जैसे हमारा एमए पूरा हुआ हम तुरंत ही बैंक में आ गया उसी साल। आपने भी कहा कि आर नगर में ही ये हमने इनको देखा, तो पता चला कि यहाँ पर होने वाली है, वर्कशॉप होने वाली है, छांटे जाएंगे लगे। तो हम तैयारी करा करके खैर गया। तो पहली बार दर्पण में एंट्री मिली, दर्पण में देखा कि अब भीड़ तमाम सारी, और जहाँ बिसारिया साहब भी आए, लोगों ने बताया कि इस तरीके से वर्कशॉप होगी, लंबी वर्कशॉप चलेगी, फुल डेज वर्कशॉप चलेगी। तो सब कुछ करें, तन मन धन से करें, क्योंकि नाटक का कीड़ा बचपन था वो एकदम से तो नहीं कि सिस्टमेटिक थिएटर जो है इट केम इन एग्जिस्टेंस इन 1976 जब हमने वहाँ से मिला, और 77 में जो हमने जो वर्कशॉप करी उसमें आ रहा। आपने एक बात कही कि आप सीता का किरदार करते थे, ऐसी क्या वजह थी कि पुरुष ही महिला किरदार निभा रहे थे? क्या उसमें की सामाजिक या आर्थिक स्थितियाँ थीं? तब नहीं, अभी भी है। अच्छा। हमारा कॉलेज इंटर कॉलेज है, और हम वहाँ पर पंच लाइट कर रहे हैं, पंचनाथ रेण का उपन्यास का है, और हम वहाँ पर लड़कियों से, तो लड़के उसमें एक सीन है ना कि वो लड़के के साथ थोड़ी युवा है वो छेड़खानी करता है, तो लड़के एक लड़के दिन भर का गेम हो जाएगा उनका, उस श्रृंखलता बढ़ जाएगी। तो ये हुआ कि सारे पात्र लड़कियों की कराए, लड़कियां तब करेंगी जब कोई लड़का साथ नहीं करे, कोई पेरेंट परमिशन नहीं देगा। अरे और देखिए हमारे कॉलेज में इंटरमीडिएट में लड़कियां नहीं पढ़ सकती, क्यों? आगे वो भेजते नहीं। अभी गांव का कल्चर ऐसा नहीं हो कि बहुत एडवांस हो गया, कपड़े पहने में हो गया, लेकिन अभी विचारों से हम उतने ही रूढ़िवादी हैं कि हमारी नज़र में आता है कि हम सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब अभी भी जातिवादी हैं, अभी भी हम कंजर्वेटिव हैं, सब कुछ वही है। बिटिया की शादी तुरंत ही कर देंगे, लड़के को पढ़ाने भेज दें, चाहे सारा नौटंकी करे, गुंडागिरी करे, लेकिन लड़के के साथ अभी भी हमारे साथ चल रहा। अब हमारे आइए ठटिया मैं दिखाऊँ आपको। अच्छा। तो अभी भी प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे सामने दिक्कत ये थी, हमने सोचा लाओ पंच लाइट में 3 लेडीज़ हैं, बाकी लड़के ले गए, तो लड़कों को मजा आ गया। फिर उनको लगा नहीं तो पूरा कल्चर ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोई तैयार नहीं, पेरेंट्स का नहीं हम अपने बेटे को नहीं भेजेंगे। तो हमने कहा नहीं, लड़कियां ही करेंगी। तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ वैसा, अभी भी चल रहा। ये स्ट्रगल जो शहरों में आ जाते हैं, या कुछ ऐसे एडवांस गांव हैं, चोरी छिपे करके उन्होंने कर लिया, जो लड़के पॉपुलर हो गए, तो भी उनके चरित्र लांछन से आप बच नहीं सकते। कुछ हमारे गांव के पास की एक लड़की है जिसका कोई दीक्षित परिवार की, जिसने अभी उसने किया करा है। अच्छा। तो बहुत अच्छी इमेज नहीं रखी, लेकिन ये अच्छा नहीं है। फ्रीडम हो, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का था, तो हम चाहते हैं कि वहाँ रूरल वर्कशॉप हो। अभी मैंने 2018 में यहाँ पर रूरल वर्कशॉप संगीत नाटक एकेडमी अरौल में करी थी। इसके बाद उसमें क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वर्कशॉप हो रही, तो पहले तो लड़कियाँ सब आए, लेकिन बाद में केवल टीनेजर्स रह गए, 8वीं तक के लड़कियाँ रह गए, बाकी चले गए। तो अब की बार हम चूँकि वहाँ ठठिया में रह रहे हैं, तो हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आओ देखो, कुछ धार्मिक टाइप का, धार्मिक तो नहीं करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें कि मोटिवेशन हो, और इसमें लव सीन वगैरह ना हो, ऐसा करके कुछ स्क्रिप्ट मिले तो ऐसे करेंगे। अभी भी है, दिशा दिल जाए, जो आप काम शहर में कर रहे हैं। अगर लड़कों, अब यहाँ की दिक्कत क्या नाटक की, यहाँ आप थिएटर करने जाओ तो पता था हर आदमी अपनी रील बना रहा जी, उसके पास टाइम, वो क्रिएटिव थिएटर जो है वो तरीके से मर गया है। ये पितृसत्तात्मक जो सोच है, जिसके चलते कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये वो स्थिति है जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और नारी उत्थान दुनिया भर की मुहिम चल रही है। सरकार की तरफ से भी प्राइवेट कई संस्थाएं चला रही हैं, बड़े शहरों में तो काफ़ी खुलापन है। अभी भी गांव तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही कि उसमें सुधार हो जाए? हमने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। ना एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार है वो इस कदर फैला है, गंदा है, कि कोई राजनीतिक दल ये चाहता ही नहीं है कि बच्चे, गांव के बच्चे या पर उनको लगता है कि अगर नीचे बने नहीं तो हमारी बात मानेंगे, हमारे इस कैटेगरी में हमारे वोट बैंक, वो अपने वोट बैंक को देख रहे हैं। मदरसे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मदर वोट बैंक है। जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फीस नहीं देनी पड़ती है, और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, यूनिफॉर्म का पैसा मिल जाता है, और अपनी खेती कराते हैं और बच्चे पास होते हैं। ये भी कर दिया गया कोई बच्चा फेल ना किया जाए। अरे वाह, सबको। और देखिए गणित के बाद उसमें 100 का 500 का नोट रख देंगे। टीचर कमाई हो रही है और आज तक कोई नोबडी इज रिपोर्टिंग इट। मैंने एग्जाम, जो हाई स्कूल के एग्जाम होता है उसमें अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब्जेक्ट के किताबों में लड़के अपनी कॉपियों में 500-500 के नोट रख देते हैं, और टीचर उनको निकालते हैं। एवरीबडी नोज, ऊपर से सब जानते हैं,
आज तक किसी टीचर किसी ने को कहाँ से आपने पूछा जाए कहाँ से, तो कोई चुपचाप आता है, खाते हैं खूब 15 एक बार की कापी जचाई में 20 हज़ार रुपये उनको मिल रहा है, बताइए। मौज कर रहा है। तो अब टीचर नहीं रह गया, टीचर उसको नौकरी करने आया, वो घड़ी देखता है। हमारा तो कॉलेज में तो एडेड कॉलेज हमारा, हम इसको देख रहे, हम वहाँ पर डंडा लिए खड़े रहते हैं कि नहीं पढ़ाओ। उनको देखा, कल मैंने चेक किया कि आप कैसे पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक टीचर थे, उन्होंने पूछा कि आप बताएं क्या। हमने कहा कि देखिए, पढ़ने के लिए बच्चों के पास अब गूगल, अब मोबाइल है, सही बात है, कुछ भी उनको मिल जाएगा। आप उनके अंदर जिज्ञासा वृत्ति पैदा कर दीजिए, वे जान जाए हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, वो क्यों इज एसेंशियल, व्हाई इज एसेंशियल। आप बताइए कि वो उनके अंदर समझ विकसित कर दीजिए। हमने नचिकेता का दृष्टांत उनको सुनाया, हमने कहा कि देखिए वो ज़माने में था, नचिकेता का दृष्टांत है। अपने पिता से पूछा उसने कि आप दान क्या होता है, दान, फिर वो दान की बात करते हैं। तो हमने कहा कि ये आप करिए, फिर उन्होंने आप करके दिखाइए। यस, आई वॉज रेडी जस्ट टू गिव द एग्जाम्पल। तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई कर, तो आप बताओ कि गुरुकुल क्या चीज़ होता था। साथ साथ बैठना, सारे काम करना, सेवा भावना, माता पिता का सम्मान, और इसके साथ साथ में अब उनको बच्चे में जिज्ञासा पैदा कर दी कि तुम अगर ये करोगे तुम्हें ये चीज़ मालूम हो जाएगी। नचिकेता कैसा था, नचिकेता क्या था, विद्यार्थी को नचिकेता क्यों होना चाहिए, इतनी जिज्ञासा पैदा कर दिए। बाकी चीज़ें वो पढ़ लेगा, अपने पिता से पढ़ लेगा, किताबों पढ़ लेगा, मोबाइल पढ़ लेगा, हर घर में मोबाइल है, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ही विल गिव द बेस्ट। करेक्ट। तो वो उनकी समझ में आया। फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि मान लीजिए हम ग्रामर पढ़ा रहे, तो हमने पूछो उससे कि अंग्रेजी ग्रामर क्यों, तो वाक्य बनाते हैं, वाक्य में शुद्धता की क्या आवश्यकता है, बताइए ना, क्यों जरूरी है। हम कम्युनिकेशन का स्किल हमारा क्या है, हम कैसे कम्युनिकेट, सा और सा का फर्क हमें जानना चाहिए जी है। और जो आप महेश्वर सूत्र है, हिंदी की बात करते हैं, आप बताइए ना कहाँ से ध्वनि से, कैसे ध्वनि का आकार है, बताइए ना उनको। ये सिखाने से काम नहीं होने, आ मत बताइए, उनको बताइए कि इस ध्वनि का ये आकार है, और उसे करिए कि आप बोलो तो बोलने के देखो कंपन से क्या क्या आकार बनते हैं। गिव देम एग्जाम्पल। हमने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो ग्रैंड डॉटर है वहाँ अमेरिका में, पालो अल्टो में, अच्छा, तो हमने उसको देखा कि टीचिंग, तो वो इस तरीके से बताते हैं। भले ही अमेरिका में हाई स्कूल तक की पढ़ाई मतलब फ्री है और बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ का हाई स्कूल पास बच्चा यहाँ के एमए वाले से कई गुना ज़्यादा जानता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है, हर आदमी की बस की नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ, लेकिन है। तो एजुकेशन का पैटर्न ऑफ एजुकेशन है, वो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की है वो बेहतर है। ये एजुकेशन नहीं है आप अंग्रेजी सिखाए, अंग्रेजी में सिखाइए, उसको बताइए भाषा का महत्व। तो एक भाषा नहीं सीखेगा, वो 4 भाषाएं सीखेगा, वो बंगाली भी सीखेगा, वो मराठी भी सीखेगा, वो तमिल भी सीखेगा, साथ साथ में फ्रेंच भी सीखेगा। तो वो करिए ये यहाँ पर। तो हमने थिएटर को देखा, हमने थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से भाषा का जो भेद है वो मिट सकता है जी। तो अंग्रेजी के प्लेस, आपने शेक्सपियर की बात करी, शेक्सपियर का नाटक कराइए, उसका हिंदीकरण करके आप हिंदी बताइए। अब वो जो अंग्रेजी का देखेंगे तो डायलॉग गेस करेगा, करेक्ट, और बस उसका काम हो गया। अब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वैसा बता दूं, मैं जब यहाँ पर था ठठिया में, मैं छोटी सी कहानी मेरी ऐसी है कि मैं साइंस पढ़ना चाहता था। मेरे फादर डॉक्टर थे, पारिवारिक रूप से सब संस्कार में सब वैद्य हुआ करते थे, तो हमारे में डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन मैं खुराफाती टाइप का था, तो बहुत, तो पिताजी चाहते कि बाहर चला गया तो बिगड़ जाएगा। तो ये हुआ कि वो उसी साल हमारे हाई स्कूल की मान्यता मिल चुकी थी। पिताजी ने कहा तुम पढ़ो, 18 लड़के थे हाई स्कूल में और हम भी उनमें से शामिल हो गए। तो जब बोर्ड का एग्जाम जब सुने ना, तब तक पता चला साइंस की मान्यता मिल गई हाई स्कूल। मैंने सोचा साला अगर फेल हो जाए तो क्या होगा। तो वहीं पर गुलाब भाई की नौटंकी लगी थी, तिरवा का मेला लगता था ना उसमें एग्जाम में, तो हम रात भर नौटंकी देखे। अच्छा, हाँ, दूसरे दिन पेपर ही नहीं दिए, मैथमेटिक्स सेकंड पेपर नहीं दिया, हमने साहब तो फेल ही हो जाएंगे। और एक पेपर हमने हिस्ट्री का नहीं दिया, और कहेगा आप लोग अब तो फेल हो जाए। हमने पिता से कहा कि वैसा है कि हम पास नहीं होंगे, हमारा बहुत खराब हुआ पेपर, हमें आता जाता नहीं, तो खूब मेरी मार पड़ी, लेकिन हमारी भाग्य खराब थी, हम 3rd डिवीजन पास हो गए। गणित में एक ही पेपर 50 में 45 नंबर मिल गए। फील्ड बुक ग्राफ सारा उस जमाने में आता था, फील्ड बुक कर लिया, ग्राफ कर लिया, लघुत्तम महत्तम चक्रवर्ती ब्याज के 4 तो 3 सवाल सही हो गए, और 45 नंबर या 42 नंबर आ गए, हमारे 42 नंबर आ गए, और हम 100 में 42 पास हो गए। सही बात। ऐसे ही उसमें हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट पेपर में 37 नंबर आ गए, तो 100 में 37 ये पास है, सेकेंड पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बाकी में कहीं 59 आ गए, किसी में 61 आ गए, लेकिन इसमें 2 पेपर थे, तो हम भैया 3rd डिवीजन पास हो गए।
लेकिन हम नहीं बन पाए डॉक्टर। पिताजी ने वहाँ हम पढ़े, फिर वो यहाँ से पढ़ने, हमारे चाचा जी लखनऊ थे, वहाँ पढ़ने चले गए। तो वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट अनुशासन ये करना, तो हम भैया 2 साल तो पढ़ा, फिर हम कानपुर भाग आए। चाचा हमारे ताऊ जी रहते तो वहाँ पढ़े। तो थिएटर, क्योंकि हमारे घर में बड़ा कंजर्वेटिव स्मार्ट किया था कि पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, और हम जानते थे कि पढ़ाई क्यों करें। आपने कहा कि गांव में कंजर्वेटिव माहौल है, रूढ़िवादिता है, इसके बावजूद आप लोग के परिवार में आप लोगों को प्ले वगैरह, नाटक वगैरह करने के लिए छूट क्यों दी जा रही थी? नहीं दी जा रही थी। अच्छा। देखने तक की परमिशन नहीं थी। वो पिताजी करते थे, वो इसलिए कर लेते थे। कानपुर में परमिशन नहीं, पिताजी को अच्छा नहीं मानते थे सब लोग। अच्छा। जो घर में रंडियाँ, अंडी के औलादे थे, तो आसपास बेटियों का घर है ना, वो आती थी, तो पिताजी को बहुत निकट समझते सब के सब। डॉक्टर साहब का तो दिमाग खराब है, पूरा वातावरण खराब करते हैं। तो जब हम पढ़ने गए तो हमको बड़ी तोहमत मिलती थी, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं वहाँ, मतलब आदर्श सेंटर कॉलेज वो करा चला रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं था। तो लगा ये क्या कर रहे हैं, वो उनसे रोल करवा रहे हैं। हमारे स्कूल में पिताजी ने क्या किया था, पट्टी गांव के जो बेड़ियों की लड़कियां थी, उन्होंने कहा कि इनको धंधा मत कराइए, नचवाइए, आप हमारे स्कूल भेजिए। हमारे स्कूल में आती थी, एक आदमी लगाते थे, छुड़वाने भिजवाते थे उनको। उन्होंने पढ़ाने का काम किया उनको। हमारे स्कूल ठटिया में जो कॉलेज स्कूल नहीं था, तो गांव के जो चमरौदे के बच्चे थे उनको घर पर रख करके उनको खिलाने पिलाने में उनको वहाँ से शुरुआत कराई। तो वो एक रेनेसा, एक उन्होंने क्रांतिकारी काम जो किया था उस जमाने में। दूर तक 10 मील दूर में तिरवा में था, डीएन कॉलेज था, एसएन कॉलेज कन्नौज में था, कोई दूसरा कॉलेज नहीं था उस वाले। और नदी थी, ईसन नदी थी, पार करना कठिन था, तो कोई जाना नहीं। सही बात है। तो वो स्कूल उन्होंने जो खोला था वो उनके सपनों का था, लेकिन भगवान दया से 59-60 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। चाचा के अंदर ये भावना नहीं थी। चाचा के अंदर वो था कि वो सबको पिताजी के खिलाफ नहीं था कि एटमॉस्फेयर वगैरह कर रहे हैं, तो घर में लेडीज आती हैं, ये आती हैं, ये कोई नहीं देख रहा था। तो मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते थे। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर चाचा जब तक कॉलेज के मैनेजर रहे, तब तक हमने 2019 में जब चाचा नहीं रहे, तब हम कॉलेज के, हमारे पास कॉलेज हमारे इसमें आया, तब हमने आमूल चूल परिवर्तन करके ये किया कि नहीं, हम उनके गांव के लड़कियों के गांव जाते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, समझाते हैं, उन्हें हम मेडिटेशन भी सिखाते हैं, हम योग भी कराते हैं उनको। और कहा कि सेंड देम। हमने यहाँ पर साइंस इंस्टीट्यूट में योगा कराया भी है। हम अमेरिका में भी जब रहे हैं तो हमने वहाँ बच्चों को योग कराया। लोग बड़ों को योग कराते थे। तो वो मुझे अच्छा लगा, और उनसे थिएटर भी कराया। जो हमारा एज ग्रुप वहाँ पर थे, हम लोग 2012 में जब पहली बार गए, तो पहली बार हमको लगा कि 4 जुलाई थी, और वहाँ पर मैनहट्टन नदी है, मैनहट्टन शहर है, और हडसन नदी है इधर, हम लोग न्यूपोर्ट इधर। तो हमारी बिटिया जो न्यूयॉर्क में काम करती, तो चूँकि यहाँ मकान बढ़िया सस्ते मिलते, अच्छे मिल जाते हैं। न्यूयॉर्क मकान बहुत महंगे, तो हम लोग इधर रह रहे थे। तो हम सुबह जाते, तब जैसे हमारी मेडिटेशन करने का कहले बैठे, 2-4 लोग आ गए, फिर 2-4 अंग्रेज भी, अमेरिकन भी आ गए। तो धीरे धीरे करके 25 से तो उन्होंने आपत्ति करी कि नहीं, अदा नहीं कर सकते हैं। तो हमने 2 पार्ट करते हैं, एक सुबह एक शाम। हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो मिस्टर माथुर साहब थे, साइंस इंस्टीट्यूट में, तो ये नहीं यहाँ पर, ये जो पैरामेडिकल्स चौकेपुर में है। हाँ। तो वो मिले, कहने सर ऐसा करिएगा कि हमारा कॉलेज है और हमको योग उसमें जोड़ दिया गया कि फिजियोथेरेपी में योग भी पढ़ाया जाए, तो आप हमारे यहाँ क्लासेज लिया करिए। तो हमने 2-3 साल वहाँ भी पढ़ाया। अच्छा। तो खैर ये, तो हमने फिर देखा कि हाँ इन लोग मिले। तो 4 जुलाई को जो हमने उनकी आतिशबाजी देखी वहाँ से, तो हमको लगा 15 तारीख तो आपके 15 अगस्त तो हमारा यहीं पड़ेगा। तो हमने लोगों से बातचीत करी, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी सर, हमने कहा हम चाहते हैं आप लोग थिएटर करें। सब कोई IAS, कोई IFS, और कोई बड़ा बिजनेस स्कूल सब। तो कहने कौन कराएगा, हमने काम कराएंगे, जो जितना हमें आता है वो हम आपको उगल देंगे सब। सही बात। हमारे जो प्रतुल जोशी आकाशवाणी में थे, तो हमने जोशी से कहा, हमने ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखो जो यहाँ के लिए कॉम्फर्टेबल हो। तो जो कहने कैसे जाते, हमने कहा सब बुजुर्ग लोग हैं और हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए, समझे ना, और स्क्रिप्ट नहीं, तुम एक आइडिया बनाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा सिल्वर वेडिंग करके एक स्क्रिप्ट बनाई। तो हम लोगों ने पहला नाटक वहाँ पर लोगों को सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वॉइस थ्रो क्या होता है, कम्युनिकेशन में मिररिंग क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई उनको। उन्हें बड़ा मज़ा आने लगा। मैंने सीनियर IAS थे डॉक्टर, वो पंजाब के थे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिटायर हुए थे, वो हमारे साथ कह रहे थे, डॉक्टर पन्नालाल जो वहाँ पर IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, पोस्टल सर्विसेज के, वो आगे कहते थे, वो वहाँ के स्वामी योगानंद के शिष्य थे। तो कहने कि निशा जी बहुत अच्छा रहा है। तो सब लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने वहाँ एक नाटक किया, इकट्ठा किया, तो परमिशन ली, और वहाँ पर वो एक छोटा सा नाटक हम लोगों ने 2012 में किया। फिर हिम्मत बढ़ गई, तो 2015 में दोबारा फिर नाटक किया। अच्छा। तो 2015 में सिल्वर वेडिंग किया। तो उसमें एक पाकिस्तान के साहब थे, सैयद ताहिर,
जो चाइना में उसमें उसके थे, एम्बेसडर रह चुके थे वहाँ पर। और बाद में फ्रांस के हो गए वो। फ्रांस में जब हुआ तो यहाँ पर उन्होंने एक फ्रांसीसी लड़की जो डॉक्टर थे उससे मोहब्बत करी, उसको लेकर के अमेरिका आ गए, तो शादी कर ली। 5 बच्चों को वहाँ छोड़ के पाकिस्तान में, वहाँ पर न्यू पोर्ट पर हमने उसका रहता था। हिंदी बोलते, मतलब वो उर्दू बोलते, लेकिन हिंदी बोलते थे लेकिन लिख नहीं पाए, उर्दू लिख पाते थे। तो वो कहने यार हमको भी रोल दो। अब हमारे कपाड़िया साहब थे, उनको बहुत बुरा लगा कि साला पाकिस्तानी से नाटक करवा रहे हैं। हम देखे कपाड़िया साहब नाराज मत मानिए, करने दीजिए, क्या वो हिंदी नाटक हमारा नाटक करेगा, क्या बुरा है, करने दीजिए। तो कहने ठीक है, उससे गाना गवाओ, भारत वाला हमने गाना गवाओ। हमने कहा वैसे उसने पूरे उत्साह से गाया। उसने कहा कि भाई साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान में तरक्की इसलिए कि पाकिस्तान इस बात से खुश होता है कि इंडिया नहीं तरक्की कर रहा, और इंडिया इसलिए खुश होता है पाकिस्तान तरक्की, आपस में बाहर निकलिए ना इससे। हम तो अब यहाँ आई एम अमेरिकन सिटीजन, करेक्ट। आप हमें क्यों पाकिस्तानी माने हुए थे, और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं हमको। खैर वो फिर नाटक में शामिल हुए, तो हम लोगों ने वो नाटक किया। और हमने वो नाटक उसमें ये था कि हस्बैंड और वाइफ अपना सिल्वर वेडिंग कर रहे हैं। प्रतु जोशी की स्क्रिप्ट लिखी थी। हस्बैंड वाइफ अपनी सिल्वर मतलब 25-20 साल की मना रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी। तो अपने दोस्तों को बुलाने, कौन कौन आया। तो उनका देखो शराब बिल्कुल नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। तो ये साहब खान साहब थे, इनके बहुत खास थे। उनका कहा अच्छा। तो उन्होंने एक लड़की को जो बहुत एडवांस टाइप की थी वो भेज दिया इनके घर पे। और वो पहले इनको जानती थी, वो वाइफ को लगा कि क्यों आ गई। तो अब उनको लगा कि नहीं आने कोई बात नहीं। उसने कहा कि अब तो अपने आप हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं। तो जो सिल्वर वेडिंग की फंक्शन में वहाँ पर क्या हुआ, आपस में तू में शुरू हो गई। और ये हुआ कि यहाँ तक हो गया कि रात में सब लोग जब चले गए तो बस उसमें था कि सबकी पर्चियाँ निकलेंगी, जो जिसके निकले, किसी को डायलॉग बोलना, किसी को करना। तो लड़की ने उसने बढ़िया डायलॉग, उसको प्लान फंसा हो। तो वो पड़ा उस रात में जब लेटे तो वही डायलॉग याद करें कि देखो तुम्हारे लिए अकेले डायलॉग था कि नहीं, डायलॉग तुम जानबूझ किया। पत्नी रात में ही बाहर निकलती है। उन्होंने कहा कि हम देखिए राज कपूर वाला गाना है। और खान साहब ने कहा कि हमें प्राण की एक्टिंग करनी है, तो प्राण का कोई डायलॉग हम बोलेंगे। तो सबके पहले होता कि तो कहा कि ऐसे करेंगे। सब 12-13 लोग। एक हेमावती थी जो हरियाणा डिग्री कॉलेज की, हरियाणा किसी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तो वो उन्होंने स्ट्रीट थिएटर भी किया था, गजब के उन्होंने परफॉर्मेंस किया। उन्होंने उसका वो किया, उसका रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया, गजब का किया। तो उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, खूब लड़ी मर्दानी हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक वो दिखाएंगे, अपना वेलरिज्म दिखाएंगे ऐसा कहते हैं। तो अलग अलग लोग, तो सारे लिखा नहीं था, एक कॉन्सेप्ट थी, सबने उसको इम्प्रोवाइज करके बनाया था। अच्छा। तो ऐसे, लेकिन वो बढ़िया। पर लास्ट में ये होता कि जो लड़की लाई है, वो लड़की लाए कहते मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल थी, और तुमने मुझे सिगरेट छोड़ने मना किया, मैंने सिगरेट छोड़ दी। अब तुमने मुझे किया, तुमने हमें इन्वाइट नहीं किया और फिर भी मैं आ गई। तो वो पढ़ती ही बोलता। अब उसकी पत्नी को लगता है इनका चक्कर चल रहा है। तो सिल्वर वेडिंग में झगड़ा शुरू हो जाता है। वो जो मियाँ है, वो खास साहब वो करा देते हैं कि देख, और आपस सो नहीं पाते, लड़की रात में ही निकल पड़ते, पकड़े थर्मल जाओ, नहीं हम तो तुम्हारे काफ़ी देर से हम उसके लिए माफ़ी मांगने आए हैं। तुम लोगों को प्यार 25 साल में एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे को नहीं जान पाए, और सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं। ऐसी सिल्वर वेडिंग होती है, डांटते हैं, समझाते हैं, तो उनसे माफ़ी मांगते हैं, कहने कुछ नहीं था। और उसको भी लड़की बुला लेते हैं कि देखो भाई माफ़ी मांगो, ये हमने लिखवाई थी। तो बताते थे तो वो को अपनी गलती का एहसास होता है ना। सिल्वर वेडिंग वॉज जस्ट कंडक्टेड, छोटा सा नाटक। चूँकि जो किसी को गाना गाना था तो क्या वो मेरा जूता है जापानी, भगवान दास थे, वो सीनियर इंडिया के चेयरमैन थे। वो उन्होंने कहा कि हम राज कपूर की एक्टिंग करेंगे और गाना गाएंगे। मतलब पर्सनैलिटी की भाई ये क्या करेंगे। तो इस तरीके से प्ले बड़ा हो गया, 1 घंटे को हो गया, 1.5 घंटे हो गया। तो पहला प्ले अब मैं सुमोसा। लेकिन हुआ ये कि हमारे बेटी ने उसी साल लगा कि बच्चे, हमारी ग्रैंड डॉटर बड़ी हो रही, तो पढ़ाई यहाँ न्यूयॉर्क इतनी बढ़िया नहीं है, तो कैलिफोर्निया चल गए। अच्छा। तो उन्होंने अपना ट्रांसफर वहाँ से आकर कैलिफोर्निया में ले लिया। कैलिफोर्निया ये लोग आ गए, हम लोग भी उनके साथ ही आ गए। अब तुरंत तो आदमी मिलेंगे नहीं, 1 साल हमको ढूंढने में लग गया। 2017 में फिर हमको लोग मिल गए। तो म्यूजिकल कंपेयर योगा करते करते फिर जो लोगों को जोड़ा, तो हमने फिर वहाँ पर अख्तर अली का प्ले किया, अजब मदारी गजब तमाशा। ये सैन फ्रांसिस्को में के इतिहास में पहला हिंदी नाटक था जो हमारे लोगों ने वहाँ पे किया। और फुला हाल भरा, मतलब उसमें इंडियन कैप्शंस चल जाते हैं ना, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो बड़ा अच्छा लगा, एक नाटक वहाँ किया। फिर और मौका मिला तो अपने रंजीत कपूर से कहा कि आप ऐसा करिए, एक ये जो आज हम कर रहे हैं नाटक पंचलाइट, तो हमने दूसरा पंचलाइट किया। रंजीत कपूर को वहीं पर ऑनलाइन वो आते थे और डायरेक्शन बताते थे। तो वो अब तो वो ग्रुप नाट्यांगन वहाँ पर भी चला, लेकिन नाट्यांगन हमारे वो गूगल वालों के पास चला गया वो नाट्यांगन। वो लोग सारे लड़के वहीं गूगल के थे ना, तो वो अब चला रहे हैं अपना।
अब चूँकि हम लोग भी वहाँ है नहीं, हम लोग फ्रेमाउंट में आ गए, हमारी बिटिया वो गूगल छोड़ कर उसमें फेसबुक में तो इस तरीके से नाटक हो रहा। अब वहाँ से ठठिया में हम आए हैं, तो हमने सोचा, जब हमने देखा पंच लाइट तो उनके कोर्स में है, तो हमने उस कोर्स वाले ने रोका, हम ही नाटक कराएंगे। तो हम उसका रिहर्सल करा रहे थे। थोड़ा देर ये हो गया कि हमको लगा कि दिवाली हो जाए, तो हमने सोचा थोड़ी डांडिया सिखा दें थोड़ा। तो हमने कहा कि हमारे डांडिया में स्टेप दे दें, तो हमको प्रोफेशनल भेजा, कोई प्रोफेशनल जो कराने वाला था वो कानपुर से ठठिया पे ले जाए, तो उसको 5-10 हज़ार 15 हज़ार पैसे मांग रहा। पैसे कहाँ से, गाँव वालों के पास पैसा नहीं देने को। सही बात है। तो इस कारण थोड़ा लेट हो गया। अब हमने इसको 15 फरवरी को रखा है इसका, अगर आपको मौका लगे तो आप जरूर देखने आइए। तो ये पंचलाइट लड़कियां कर रही हैं, लड़कियां ही लड़कों का रोल कर रही हैं। अरे वाह। तो ऐसे करके ताकि एक सैंक्टिटी बनी रहे और दूसरा उनमें विश्वास हो जाए कि यहाँ ये अच्छा है। तो ट्राइंग टू गिव दिस वन। अच्छा, इसी दौरान ये जो नाटक है, हाँ, दूसरे नाटक आपको बहुत बढ़िया दृष्टांत आते हैं। जो अमेरिका में दशहरा पर वहाँ थे, तो लिविंग विजडम में हमारी बिटिया ग्रैंड डाटर पढ़ती थी। अच्छा। तो वो राम के बारे में जाने थी, राम करेक्टर व्हाट वाज द राम। हमने बताया उसको, तो उसने कहा कि नाना क्या आप हमारे टीचर को समझा सकते हैं, क्योंकि शी डजंट नो। हमने कहा हम लोग तो कहीं वो नहीं आएंगे, आपको चलना पड़ेगा। तो बुला लेंगे। तो जो टीचर होते हैं ना बड़ा इग्नोर करते हैं क्या, तो हम कुछ बोला नहीं। हमने कहा कि व्हाट डू यू नो अबाउट राम। तो हमने समझाया थोड़ा सा खुल लीजिए, थोड़ा अपना गुस्सा थूक दीजिए हम जितना मुझे आता है बताएंगे आपको। हमने राम की जो कहानी छोटी सुनाई, हम प्रेरित थे राम की शक्ति पूजा से। एक साधारण मानव, वाल्मीकि ने भी राम को भगवान मान के, तो हमने कहा ये है कहानी, ये है। और ये मतलब वेलरिज्म वाज टू दिस एक्सटेंट कि उनको भगवान माना गया, मर्यादाओं में रहे, आचरण की मर्यादाओं में रहे। देयरफॉर ही वाज जस्ट गॉड, ही वाज नॉट गॉड। ही नेवर, वाल्मीकि नेवर सेड इट इज रॉन्ग। तो बने अपने कर्म से भगवान बन गए। तो वो तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, एक सेशन पूरा कर देते हैं, आप हमारे बच्चों को कर दीजिए। अच्छा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम हिंदी स्पीकिंग थे, हमने भैया तैयार किया, अपनी बिटिया को दिखाया। अब देखो 7 दिन तैयारी करी, इसके बाद अपना सारा नोटेशन तैयार करके हम फिर वहाँ पर गए। बच्चे आप बताएं, देखिए 8वीं क्लास के लड़के लड़कियों ने क्या किया, हमने जो बताई उसकी उन्होंने करेक्टर दिखाया है। राम का करेक्टर ये है, सीता करेक्टर ये है, भरत का करेक्टर ये है, शत्रुघ्न का करेक्टर, एंड दे रोट डाउन द ओरिजिनल। इसके अमेरिकन स्टाइल में उन्होंने रामायण लिखी, राम की स्क्रिप्ट लिखी। दे आस्क्ड मी टू डायरेक्ट द प्ले, तो मैंने ये अमेरिकन उस पर बना, यू डायरेक्टेड, और वहाँ की टीचर ने डायरेक्ट किया। आप कर्म करो, राम अगर अमेरिका में पैदा हुए होते तो ऐसे ही करते, ऐसे उसको नाक काटते, ऐसे ही वो करते। तो जो अमेरिकन जो बॉसेस वाली थे वो सारा बच्चों में दिखाई पड़ा। राम वॉज नॉट, मतलब इतना ही वॉज नॉट सो पोलाइट। मारना है तो ऐसे मारेंगे, वो पूरे इमोशनल प्ले नहीं करेंगे। अमेरिकन स्टाइल में राम, आई वॉज मतलब थ्रिल्ड विद दिस थिंग। बच्चों ने किया, बच्चों ने इसके लिए थोड़ा सुधार करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ता। अब वो तो दूरी होता है थोड़ा सा। तो अब उसके बाद हमारी वैल्यू वहाँ बढ़ गई। हाँ, वैल्यू बढ़ गई। युवा अगली बार आप कुछ करिए नया। तो भैया क्रिएशन इज ऑलवेज बाई चांस। क्रिएशन ये नहीं कि आप रोज कुछ बढ़िया कर दें, आप नहीं, हम जीनियस तो है नहीं। इट वॉज अ चांस कि राम के नाम पर वो अच्छा हो गया, कृष्ण के नाम पर वो नहीं हो पाया। हमने तो कृष्ण की लाएं ऐसी थी, वो तो कर सारे कुछ, हर जगह पूरा दुनिया ऐसा हो रहा है। सही बात। दे डिनाइड इट। अब हम वहाँ स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं कि वहाँ के लिए जो उनको अच्छा लगे। तो हमको लगा कथा नंदन की, जो यहाँ पर तमिल की कहानी थी, उसको लेकर एंड दे लाइक इट। अच्छा। वो कहानी ये थी कि यहाँ पर डॉक्टर सत्यमूर्ति समय में कथा नंदन की हुआ था ये। तो उसमें ये था कि नंदन है, भगवान शिव का अनन्य भक्त होता है, भक्ति करता रहता है, उसको कुछ नहीं। मंदिर में उसको चूंकि चमार है, मतलब शिव कास्ट है, तो उसको अंदर जाने के अनुमति, तो बाहर से अपना प्रणाम करता था। उस अंदर जाने की ख्वाहिश भी, वो चाहता है कि नंदी थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हम भगवान के दर्शन कर लें। तो वहाँ पर जो दासियाँ होती थी, जो देवदासियाँ, तो देवदासी से कहता कि अगर तुम हमको किसी तरीके से भगवान के दर्शन करा दो तो तुम करो क्या दर्शन, कि हमारे गांव के लोग साले गंदे ताड़ी पीते हैं, नालियाँ हकते हैं, वहीं मुड़ते हैं, वहीं भगवान पूजा करते हैं। हम चाहते हैं वो सफाई से रहना सीख जाए, तभी से रहें, वो भी ब्राह्मणों जैसे सब बन जाए, ऐसा हम चाहते हैं कि तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो। तो वो कहानी लेकर चले, तो वो उसको दर्शन करा देती है। अब वो लगता कि भगवान की भक्ति भी करता। तो पंडितों को जब मालूम हो बताया कि ये है, और जो मेन पुजारी था वो उसे कहती कि चाबी दे दो, तो मना नहीं कर रहा था, वो उसकी रखेल भी रही थी, तो उसको मना नहीं किया। ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण ठाकुरों को मालूम था, तो कहते ब्राह्मण कहते हैं इससे बदला गया। तो कहते इसको पुजारी को
सिद्ध बना दो कि सिद्ध पुरुष है, इसके मुंह से जो बात निकलती है सब सिद्ध होती है। तो नंदन को ये लगता कि हम सिद्ध हो गया। फिर वो देवदासी की शादी करा देते हैं उससे, ब्राह्मण ठाकुर मिलकर तो शादी करा देते हैं और कह देते हैं कि तुमको शुद्धिकरण करने के लिए जाना पड़ेगा और जाओ वहाँ पर मेन मंदिर में, और वहाँ पुजारी कहते हैं आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, अग्नि में दोनों जल के मारे। अच्छा। तो धर्म की आड़ में क्या आग लगी है देखो, भक्त जाता है चला दैव की गली। तो ये कहानी थी, दे लाइक इट वेरी मच। इसका उन्होंने अंग्रेजी रूपांतरण किया और चूंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा था तो हम भैया वहाँ से आ गए, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया इसके बाद उन्होंने ओरिजिनल स्क्रिप्ट मांगी तो हमने इंद्रपाल सारथी की कहानी थी, मैंने उनको ओरिजिनल, क्योंकि बाहर करके उनको पेमेंट करना पड़ता ना उनको, सही बात। हमने उनको पता दे दिया। और अब वहाँ पर एक संस्था का नाम है नाटक, IIT के सारे बच्चे हैं और अब वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जो दिया था ना लेक्चर, क्या नाम लिखा है, तो वहाँ पर वो पहुँच गए। वो टीम है, वो बाकायदा हिंदी नाटक करते हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, और हमारे कथा नंदन को उन्होंने बना दिया, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, उन लोगों ने उस नाटक की स्क्रिप्ट को इतना बढ़िया बना दिया। तो भैया इस तरीके से नाटक चल रहा है हमारा। थिएटर में आए बदलाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तब के थिएटर अब के थिएटर आगे थिएटर में क्या अंतर आ रहा है, जो जी। अंतर है बेसिकली जो हमने उस थिएटर में देखा उसमें कोई सामान की जरूरत नहीं होती थी। आपने धनुष बांस की पच्ची फाड़ी, धागा बांधा और बांस होते, और जो नरकुल बना लेते नहीं, तो जो सीखें होती थी उसकी सनई का पेड़ होता था, उसकी चिकनी चिकनी होती थी, वो लगा दिया बन गया। गांव में तो कुछ भी साधन की कमी नहीं, तो आराम से हर लड़का दशहरा से लेकर के अपने हर बाण लगा के चलता था। जैसे नहीं कि टायर चलाते थे, ऐसे दशहरा के समय, रामलीला के समय वहाँ गांव में यह आदत था कि हर एक को अपना बाण तरकस बना के तरकस लगा करके उसमें भर के दफ्ती बना लिया और बड़ा क्रेज रहता था। अब वहाँ नाटक में, लेकिन अब वहाँ का जो गांव का जो है, आज गांव की स्थिति इसलिए खराब है कि गांव शहर की चकाचौंध में बिगड़ रहे हैं। शहरी सभ्यता ने क्या किया, शिक्षा तो नहीं दी लेकिन चकाचौंध दे दी, तो उस चकाचौंध में आदमी बड़ा बनना चाहता, पैसे वाला बनना चाहता, दिस वे और दैट वे, कैसे भी हो, चाहे चोरी चपाटी कुछ भी करना, काम ना करना पड़े। अब देखिए मनरेगा का तमाम पैसा मिलता है, वो खूब शराब पीते हैं, काम करने बुलाओ काम करने नहीं जाएंगे, क्यों पैसा मिल जाता उनको। सही बात। मोदी समय पहले था, उनको आधा पता मिलता था, थोड़ा बहुत करते थे, अब तो और उनके खाते में सीधे सीधे पैसा आ जाता। तो गांव राजनीतिक मोहरे बने हुए हैं, राजनीति का अड्डा इसे बने हैं कि हर आदमी वोट बैंक है वो, तो चाहे योगी हो कोई हो, सब वही करें कि इनको छूट दी जाए। मतलब ये बताइए कहाँ का न्याय है कि बच्चा बिना पढ़े नहीं, अगर फेल हो रहा है तो उसको पास कर दो, मैंने रिजल्ट 100% जाना चाहिए। बताइए आप बताइए ये कहाँ की न्याय है। या बच्चे कॉपी पैसा रख के भेज रहे हैं और आप उसको, जिस बच्चे कॉपी नहीं होते उसको आप अवॉइड करते, उसको नेचुरली करते, वही रोका जाता, क्यों नहीं उसको रोका जा सकता। कल्चरल एक्टिविटीज़ कहीं नहीं, बीजेपी इस गवर्नमेंट में कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन का कहीं बात ही नहीं, दुनिया की बातें हैं। जबकि कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, देखो जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, बिल्कुल सही। और साहित्य को अगर कला से नहीं जोड़ोगे तो हमारी अभिव्यक्ति क्या होगी, हम बताएं क्या। आप उस ज़माने की तब देखिए, चाहे गुलाब बाई हो कोई हो, वो हमारी समस्याएं, चाहे अमर सिंह के नाटक कर रहे हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र कर रहे हो, वो समाज के लोग चेतना देते थे, बताते थे ये है हमारे। तो वो चीज़ जो है इस पीरियड में आप आपाधापी में कि भागम भाग में हम आप गला काट प्रतिस्पर्धा में हम पीछे वो चले जा रहे हैं और थिएटर का सत्यानाश कर दिया। थिएटर सत्यानाश हो गया सर। हो रहा। अब केवल एक पर्टिकुलर आप राष्ट्रवादी नाटक करिए, अरे जिंदगी में केवल राष्ट्रवादी नाटक करने से नहीं पढ़ सकते। हमें चाहिए कि हर तरीके के नाटक, जब साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य में जो अच्छा है उसको लाए ना जी, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ लाए ना, दिखाएं। क्या नुकसान है आपको, आप वो होने नहीं दे रहे, वो जो होता था वो होने नहीं दे, और ये हर आदमी कर नहीं सकता। आप कितने राष्ट्रवादी नाटक दिखा दो, लक्ष्मीबाई हो या ये हो, भावना हो, अब आदमी मजे नहीं आता कि वहाँ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ आदमी अपना व्यक्तित्व देखता है, रंगमंच पर खड़ा नाटक, कोई उपन्यास आप पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना चरित्र आप ढूंढ लेते हैं, और आप उस चरित्र रो रहा है तो आप भी रो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ जो खराब हुआ इस नई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उपयोग जो हो रहा है, वो केवल इतना ये हो रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अब बैठे ढेर से चला, आप अपना रील बना रहे हैं, मेल फीमेल सब बना रहे हैं। अच्छा अब खत्म हो गया, पहले तो फीमेल मिलती नहीं, अब फीमेल बना रही है, अपने डांस मुद्रा बताएं और नंगापन दिखा रही। अभी नाटक में कुछ कहने दिया तो उसके लिए उनको शर्म आती। तो थिएटर
अब वो जो फिल्म का जो नशा था, अब OTT वगैरह जब आ गई तमाम सारी, तो उससे क्या हुआ कि अच्छी प्रतिभाएं आने लगी। बिहार छोड़ दिए, पटना को छोड़ दीजिए, बिहार और इधर तो या वाराणसी को छोड़ दिए, तो यहाँ लोग अपने अंदर तैयारी करते हैं। या कुछ लखनऊ है, लखनऊ में खूब थिएटर थोड़ा सा, अच्छा। दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बड़े शहरों को छोड़ दीजिए तो थिएटर और कहीं नहीं। तो थिएटर को सरवाइव कराना है तो ये जरूरी है कि लोगों गांव तक थिएटर पहुंचे, उसका महत्व, वही बात है, समझ विकसित करी जाए कि थिएटर से ये लाभ है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, हम अपनी बात कह सकें, हम कुछ सीखें, फीडबैक लें, तो वो चीज़ आए, हम व्यक्तित्व हमारा बढ़िया बने, तो वो चीज़ें नहीं बताई जा रही। तो इस कारण थिएटर और सफ़र कर रहा है। दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, तो कला जो है थोड़ी सी असहाय हो रही, थोड़ी सी। 60 के दशक से लेके अब हम 2025 तक पहुंच चुके हैं। इस बीच थिएटर में कब कब क्या क्या बदलाव आए और कहाँ सामाजिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं और कहाँ सरकार जिम्मेदार है? कोई भी आंदोलन होता है ना, उसमें सरकार का सपोर्ट मिलता है, सब सरकार जिम्मेदार नहीं होती। आग तो हमें लगानी पड़ती है ना, और हम उसके पास तो उसमें सहयोग मिल जाता था। कानपुर में जो रंगमंच होता था उसमें सिंघानिया परिवार पूरी तरीके कला नेन चलाते थे, कहते तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम नाटक करो, हम तुमको हाल दे देंगे, ये दे देंगे, सो तो चल रहा था। सिंघानिया नहीं रहे तो नाटक का खत्म हो गया। फिर ये चलो सरकार ने कहा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उसको चीज़ की निकली तो चलता रहा। इधर सरकार आई, इधर चौक सारे जो मिलने वाली एकल इसमें प्रतिस्पर्धा वो सब बंद कर दी, अब अपने आप करो। हाल के किराए थे चौकों ने बढ़ा दिया कि आपकी छोटे आदमी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। प्रतिस्पर्धा इस हद तक कर दी। अच्छा, नाटक के नाम पर ठगी भी होती थी भाई, कि आपने क्या किया, स्कॉलर वो ले लिया, ग्रांट ले ली, नाटक ही नहीं किया, तो हम बिगड़े, इसलिए गवर्नमेंट के उसूल बदले। और हालत ये होगी, आज हर आदमी डॉक्टर सत्यमूर्ति नहीं हो सकता जी। तो नाटक इसलिए पिछड़ गया, डंप हो गया। गांव में क्या होता है कि जैसे हमारे पिताजी रामलीला निकले तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है रेखा परवा वाले, तो अपनी बैलगाड़ी लेके आ जाओ, बेंच स्कूल की बेंच रखवा देंगी। और उन्होंने बजरंग दयाल थे, नाथुराम वर्मा के, उनका आरती पर वो आके उन्होंने मेकअप कर दिया, मुद्दा संग और ये वो लगा दो, और चिन पिन्नी चिन चमकैया लगा के और राम लक्ष्मण तैयार कर दिया, और उनकी पूरी फेरी निकल गई, प्रभात फेरी निकल गई, यहाँ रामलीला शुरू होने जा रही है। और रामलीला होती थी, पूरा मेला लगने लगता, तो सारे लोग सहयोग करते थे। किसी की बैलगाड़ी थी, किसी ने कपड़े ला दिए, किसी ने पर्दे में था, किसी ने तखत लगवा दिया, किसी ने, तो सारे लोगों के सहयोग से राम पिताजी करा लेते थे। तो वहाँ मांग, जैसे सत्यनारायण कथा होती थी जी, तो सत्यनारायण कथा में हम ब्राह्मण लोगों को क्या होता था, तमाम जगहों से दूध इतना दूध आ जाता कि भैया सबको बांटते थे ऐसे करके, क्योंकि सत्यनारायण कथा की भावना ऐसी होती कि सबको दो, सब जितना दिया उसको दो, इसको दो, उसको। अब आप सत्यनारायण कथा करते तो पानी मिलाते तो सत्यनारायण कथा करते या करते नहीं है। हमने वो सत्यनारायण कथा देखी है, तो वो सांस्कृतिक आयोजन होता था, सत्यनारायण की तो नहीं होती है, वो सांस्कृतिक आयोजन होता है। जैसे सत्यनारायण कथा होती, इसके बाद भजन दौड़ते गाना गाते थे, और 5 भजन होते थे, उसके बाद और फिर वो गुलगुले बटे, ये बटा, वो बटाए, तो पूरा आयोजन सत्यनारायण कथा का एक भव्य आयोजन हो जाता था। अब सुंदरकांड का होता, खट 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 के आए, तेजी से पढ़ के 5 आए, अब सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। अखंड रामायण होती, पहले सब लोग मंच पे जाते थे, पढ़ते थे, अब आपके पट्टी डाल दी गई, अब पढ़ो वहाँ, तो आदमी को अपना महत्व कम जहाँ दिखाई पड़ता है, तो वो पता नहीं था, पहले मंच पे बैठे कि हाँ कौन पढ़ा, अच्छा वो पढ़ रहा है, तो वो भी तैयारी करता था, कहता कि आपकी बार हम इससे बढ़िया पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कल्चरल एटमॉस्फेयर था जो इनहेरेंट था, दैट वाज विजुअल, जो अब नहीं रहा। प्रतिस्पर्धा गला, हर आदमी बड़ा बड़ा हो गया है, हर आदमी बड़ा देखना चाहिए, बड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि हम परमात्मा का अंश हैं। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, चाहे सुंदरकांड हो, ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो अब धर्म आधारित हो गया है। अरे देखिए, होली मिलन कहाँ खत्म हो गया? अब होली मिलन वो ऐसा कर रहे तो होली मतलब हाँ एक ग्रुप मिल रहा है, अरे कितने उत्साह से मिला है, ढोलक जाते हुए निकल रहे हैं, जा कर रहे हैं, अब वो कुछ होता नहीं। अब ये कि हर आदमी अपने अपने 2 दूनी 4 करने जुटा पड़ा, और मंच पर जाकर स्पर्शनियम थिएटर में आप होली दिखाते हो। आप चले जाओ पूर्वोत्तर, चले जाइए, आप देखिए वहाँ के बिहू नृत्य देखिए उनका, आप यहाँ चले जाइए अल्मोड़ा नैनीताल चले जाइए, इनको देखिए, इनकी होली का देखिए, वो खड़ी होली, बैठी होली है ना, कैसे कैसे जी उत्सव होते हैं उनके। तो वो इधर हम गए अभी खजुराहो गए थे, तो खजुराहो में वो जो आला का पाठ करते हैं, अरे तो बहुत बढ़िया।
तो वो लोग अपना एक बना, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुन, उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं। पैसा नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहते, वो चाहते वाह आप उस हाँ। बार कहो तो कि हमने ये, बिल्कुल सही बात। तो वो चीज़ नहीं। अब आदमी की जो मनोवृत्ति है वो मनी कैंडिडेट है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा मिल जाए और हमको कैसे दिस वे और दैट वे, मनी अर्निंग और मनी स्पेंडिंग। तो चाहे चोरी करके लाए तो सारा पता लगा भंडारा कर देंगे, सड़क लगा देंगे वो करेंगे जो कभी नहीं होता था। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ माने होता है कि जो हमारे सामाजिक आयोजन होते थे, चाहे वो ईद का हो चाहे क्रिसमस का हो, हम उसमें पूरे उत्साह से शामिल होते थे। या डांडिया हो रहा, अब क्या, अब डांडिया हो रहा तो उसमें हम नज़र पर रख रहे हैं, पूरा बदल दिया सब कुछ। चलिए हम आपके करियर पर फिर जरा वापस लौटते हैं। एजुकेशन आपकी पूरी हो गई और उसके पहले जब आप थिएटर कर रहे थे तो गांव का एक माहौल था, आपके पिताजी रामलीला कर रहे, इसलिए आपने शुरू किया। एजुकेशन पूरी होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद भी प्रोफेशनल तरीके से थिएटर करने की इच्छा आपके अंदर क्यों जागृत हुई? क्योंकि हमें थिएटर करना अच्छा लगता था। मेरे जन्म में थिएटर शामिल था, मुझे लगता है मैं करूँ। आर नगर में हमारा 8/34 हमारा मकान है और 8/28 डॉक्टर सत्यमूर्ति जिसमें रहते थे, हमारी गली से हमको आने जाना रहता था। और जब वो निकलते तो पूरी हुजूम लड़कों की टीम साथ साथ निकलती थी और समझ लीजिए मंडी हाउस का दृश्य होता था आर नगर के चौराहे पर। हंसा होटल के सामने घर बैठ गए, आज़ाद होटल में बैठ गए, तो माँ साहब डिस्कस कर रहे कहाँ नाटक क्या हुआ। और एनएसडी के तमाम सारे लोग यहाँ आर नगर चक्कर लगाया करते, मास्टर साहब का चक्कर। डॉक्टर सत्यमूर्ति डीएवी कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अच्छा, हिस्ट्री पढ़ाते थे और इलाहाबाद के बेसिकली रहने वाले थे। रंगमंच का जिसे कीड़ा मेरे अंदर था, उससे हमसे कई गुना ज़्यादा उनके अंदर था। वो न तो कभी नाटक किया उन्होंने और ना डायरेक्शन में ना एक्टिंग में, लेकिन उनको इकट्ठा करने का, कराने का शौक था कि ना बढ़िया से बढ़िया नाटक आए। तो वो डीएवी कॉलेज में कराते थे, फिर उन्होंने कंपटीशन कराना शुरू किया, फिर उन्होंने टीम बनाई। पहले उन्होंने अपना बनाया एम्बेसडर, फिर एम्बेसडर से उन्होंने बनाया ये दर्पण। तो एनएसडी के तमाम सारे, उस समय एनएसडी के पास कहाँ ये फिल्में बनती नहीं थी, तो एनएसडी के लोग चक्कर लाया करते थे। देखिए उसमें अब्राहिम अलका जी से लेकर के कोई ऐसा नहीं जो वहाँ ना आया हो। अनुपम खेर चक्कर लाया करते थे, अनुपम खेर, ये जो ये प्रगति शाह और ये रंजीत कपूर सब यहाँ आए हैं। रंजीत कपूर, ये जो रवि शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा, इस ढेर सारे जो ये बंसी कौल, ये यहाँ कानपुर में माँ साहब से काम लेने आते थे। माँ साहब लखनऊ और कानपुर को जोड़ते थे, मैंने अपना कानपुर के कलाकारों को जाते लखनऊ से कराते थे, इतना ज़्यादा शौक थे, अपने पैसे से ले जाते थे। तो आपका दर्पण थिएटर से तो जुड़ना कैसे हुआ? लगाव ऐसा हुआ कि जब 76 में जो वर्कशॉप करी, पहले हम लोगों को रिहर्सल भी देखने नहीं घुसने देते थे वो। अच्छा, तो जब रिहर्सल के यहाँ पे ये वर्कशॉप में हमारा सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या पूर्व उनको 40-45 लोग लेने थे, 50 लोग करीब आ गए, तो हम लोग उसमें कर रहे थे। तो इसके बाद ये हुआ कि सब हम लोग 2-1 नाटक उसमें साथ किए, तो उसमें हम लोगों को भीड़ में हम लोग खड़े कर दिया थे क्राउड में कोई अनरिकग्नाइज। तो ये लगा कि कुछ होता नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा। तो माँ साहब से कहा कि तो, लेकिन जब तक माँ साहब हमको केवल 2 ही, सिद्धेश्वर अवस्थी सिद्धे दादा थे, तो उन्होंने नाटक में सल्तनत की दावेदार लिखी, तो उसमें उन्होंने एक करेक्टर निकाला था शाह का। तो शाह का थोड़ा लंबा था, और तो हमने उसके जब रंजीत उसमें रवि शर्मा ने पढ़ाया तो हमने पूरी जान लगा करके उसको तैयार किया। और ये हुआ कि हम शाह का रोल पहली बार हमको 86 में, हम 76 से जुड़े थे, 10 साल लग गए हमको एक करेक्टर मिलने में। तो हमें शाह का रोल ना बहुत बढ़िया रोल, हमारा खरा परफॉर्मेंस हो गया। इसका थोड़ा आत्मविश्वास आया। तो फिर रंजीत के जब माँ साहब नहीं रहे, 86 में माँ साहब नहीं रहे, 87 में, तो यह क्या किया जाए, तो रंजीत कपूर यहाँ पर अपना लाए थे गन्ना किसान संस्थान में नाटक लेकर के अपने आए थे। तो हम उनसे मिले, हमने कहा माँ साहब नहीं रहे, माँ साहब को जानते थे वो, तो कहते हम आपको करेंगे। तो वो आए और उन्होंने एक घोड़ा 6 सवार किया। अच्छा, और एक घोड़ा 6 सवार में मुझे लीड रोल दिया उन्होंने, अरुण बख्शी का। और उस नाटक ने 100 से ज़्यादा शो किए। क्या बात। और सुनिए, मैंने ये 88 में नाटक किया और हमने 2018 तक हमने इसको नाटक किया, वो मतलब लगातार हम ही करते रहे तो कॉमेडी, ये सब कॉमेडी थी, बीच में जो छोटे दूसरे और नाटक करते रहे। लेकिन एक घोड़ा 6 सवार तो ऐसा चढ़ा कि पूछो, परवान हो गया। दर्पण बंद हो गया तो हमने नाट्यांगन से शुरू कर दिया, फिर उसको किया। तो रंजीत कपूर के में 3-4 नाटक किए। एक तो चांदी का जूता किया, और ये
अभी इस पर हम लोग शिमला में करके आए। अभी तो शिमला में हम लोगों को बेस्ट है कि हमारे साथ में डॉक्टर मीनाक्षी अनुराग हैं जो डाइटिशियन थी इसमें मेडिकल कॉलेज में कानपुर में। तो उन्होंने हमारे साथ उस नौकरानी का रोल किया था। उन्होंने हमारे साथ किया तो हमको बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको मिला। तो वो था सूरजमुखी और हेमलेट नाटक था रंजीत कपूर को, उसमें हम लोगों ने किया एक नाटक उसके साथ किया। फिर वो अरे कौवा चला हंस की चाल, 4-5 नाटक उनके साथ थे। तो रंजीत कपूर के जितने नाटक थे वो सुपर हिट। कोई नाटक तो उससे क्या हुआ कि हम लोग एक स्टाइलिश नाटक से निकल के रियलिस्टिक नाटक में और वो रंजीत कपूर के फार्स वाले नाटक में खूब जम गए लगातार। तो अब इसलिए पता था कि एक घोड़ा 6 सवार की लगातार शो ही हो रहे हैं तो दूसरा नाटक करने का नौबत ही नहीं आ रहा था। तो अब तक आपने कितने नाटक किए होंगे टोटल और कितने शो हो गए होंगे उन सब के? देखिए हमारे सबसे ज़्यादा शोज तो हुए हैं एक घोड़ा 6 सवार के जी। मैक्सिमम शोज केवल एक घोड़ा 6 सवार का एंड मोर देन 100। नाट्यांगन में भी किए। नाट्यांगन 2016 में जब डाली, जब दर्पण इनएक्टिव हो गया तो हमने 2016 में यहाँ पर और उसमें हम लोगों ने इसको किया तो कम से कम 12-15 शो इस पर हमने कर डाले। फिर इसके बाद सूरजमुखी और हेमलेट किया तो सूरजमुखी हेमलेट के करीबन 20-25 शो इसके कुछ कर चुके। हमारे साथ हमने 70-75 से ज़्यादा नाटक नहीं करा। अच्छा, ऐसे करके। और हाँ, सूर्यमोहन कुशरेश के साथ हमने 2-3 नाटकों का हमने उसमें किया, डेप्रेशन वर्क किया उनके साथ बनाया। तो 2-3 नाटक शंकर और शिवा करके था, चंद्रशेखर खाम्बोड का नाटक उसका हमने किया। फिर खुद उनके जो इंग्लिश प्लेस थे, कुछ इंग्लिश प्लेस का हमने एडेप्शन वर्क किया। जो जैसे बिच्छू का भी हमने किया, लेकिन बिच्छू का ऑलरेडी अवेलेबल था तो लेकिन हमने किया। आपने नाटकों में सिर्फ अभिनय किया या डायरेक्शन भी किया है? नहीं, डायरेक्शन नहीं किया। डायरेक्शन तो हमने बच्चों के साथ किया। अच्छा। शेलिंग हाउस में जेनेसिस पे करना था तो हमने उसमें वहाँ पर कराया। तो स्कूलों में चूँकि हमारी बिटिया पढ़ती थी वहाँ तो हमारे पापा नाटक करते तो उन्होंने कहा कर दीजिए। तो हमने एक बार कराया तो मिसेस नैयर थी, उन्होंने कहा दूसरा कर दीजिए, फिर तीसरा कर दीजिए। तो वहाँ स्कूलों में कहा था बिना पैसे ही कराते रहे जी। लेकिन वैसे हमको ऑन स्टेज हमने केवल एक नुक्कड़ नाटक है ये इलेक्शन के समय बिफोर हमने किया है, बाकी नहीं किया है। और अमेरिका में भी हमको लगा कि इतने बूढ़े लोगों को कैसे कराएं तो हमने रंजीत कपूर को करवाया, हमने नहीं किया। अच्छा। अभिनय करने का मेरा शौक था, लिखने का मेरा शौक है, लेकिन नाटक डायरेक्शन में क्या है कि आपकी बुद्धि बड़ी स्टेबल होनी चाहिए, आपकी मेमोरी बहुत और अच्छी होनी चाहिए, चीज़ों को रिकलेक्ट करना, चीज़ कहाँ कहाँ के आपने प्लेसिंग कहाँ करी, आपको कैरेक्टर्स करें सब सारे कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो हमको लगा कि यहाँ हम अनफिट हो जाएंगे। डायरेक्शन वाला काम जो है वो बड़ा टफ है और उसमें म्यूज़िक का भी बड़ा रोल। तो हमने कहा कि ये इतनी चीज़ें हमें नहीं आती हैं। 1986 में आपने एक नाटक में शाह का किरदार निभाया था। हाँ, सल्तनत की दावेदार। जहाँ यार वहाँ से हम जोड़े तो 2025 के आने तक एक करीबन 40 साल का लगभग कार्यकाल हो गया। इन 40 साल में जो आपने नाटक किए, उन नाटकों के दौरान कब किस नाटक के समय आपको कोई परेशानी हुई तो उसका क्या हल निकाला आप लोगों ने? हाँ, हुआ ये, आप बताइए। बड़े बड़े काम हो गए, बड़े बड़े घपले हुए नाटकों में कि राधेश्याम दीक्षित प्ले कर रहे थे, ये डीपी सिन्हा साहब का प्ले था। तो उसमें हमारा एक बड़ा विलेनस कैरेक्टर था। तो हम कर रहे थे और हमको हमारे डायरेक्टर साहब थे यहाँ पर वर्मा जी, तो उन्होंने कह दिया आपको हार्ट अटैक पड़ा। तो हम सारी दवाइयाँ दे दी क्योंकि हमको सूटे पसीना खूब निकलता था, लॉस ऑफ मेमोरी एकदम से। तो हम ब्लैंक हो गए। अच्छा। स्टेज पर ही ब्लैंक हो गए। तो श्याम मनोहर तिवारी की तलवार मेरे लग गई यहाँ पर, तो हम ब्लैंक हो गए। हमारी जो कपड़े थे, मैंने हम जो सिपाही के सिपाही सालार गेट पहने थे जो यूनानी वाली, वो सब दिखाई पड़ने लगे और जो बौद्ध वाली वो खुल गई एकदम से। तो बड़ा हमें ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर भी हमने आगे करके ख़त्म, वापस नहीं गए, आगे बढ़ाया इस नाटक को और हम फिर उसी फॉर्म में आ गए, अपने मेलोडी फॉर्म में आ गए। लेकिन जो दूसरा एक्टर था, को एक्टर है, वो हम उसको एक कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गया। सही। फिर पूरा सीन निकल गया। इसके बाद से तो एक दीक्षित जी को बुरा लगा, राधेश्याम जी काफ़ी प्रबुद्ध है और हमको बड़ी शर्म लगी। फिर ऐसे ही नौटंकी शैली में हो रहा था जहांगीर का इंसाफ, हम उसमें जहांगीर का रोल कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद ही था तो जहांगीर के इंसाफ में वो शेर पढ़ता है, वो पर्शियन शैली में था वो। तो हम शेर भूल गए, शेर का वो जो उर्दू का था लफ्ज़ हम भूल गए। तो हमने क्या किया, तुरंत हिंदी में बनाया और डायलॉग बोल दिया। लेकिन मुझे इतनी शर्म लगी कि वो शेर बहुत मुफीद था। जब लास्ट कठिन काल हुई तो हम भाग आए वहाँ से। अच्छा। तो ऐसा कई एक आध बार हुआ कि इधर जो
फिर हमको लगा कि हमें डर लगने लगा कि हम नाटक नहीं कर सकते हैं। फिर जब ये सूरजमुखी हेमलेट में हमको उन्होंने लीड रोल दिया रंजीत कपूर ने, तो हम रोज डरते डरते ना 18 घंटे ये क्या कि भूल ना जाए, ऐसे करके किया। फिर एक नाटक और बहुत मजेदार नाटक किया, तो आपने कभी सुना होगा नीरज ने कभी एक्टिंग, नीरज गोपाल दास नीरज ने कभी एक्टिंग नहीं करी, लेकिन करी। अच्छा। हाँ, दिल्ली की आखिरी शाम, उसमें वो बहादुर शाह जफर का रोल करते थे, एक ही रोल किया प्रदीप श्रीवास्तव से। तो हमारे बैंक में बैठे हम प्रदीप साहब की वो उनकी नीरज की एक थे, तो हम वैसे बुला रहे उन्हीं की स्टाइल में। थिएटर वाला आदमी खाली थोड़ी था। न सोच तू के सिएगा वो तेरी चादर भी, न सोच तू के सिएगा वो तेरी चादर भी। उन्हीं का था नीरज जी। शिवपाल सिंह से मिलने आते थे हमारे बैंक में। कल यार बुलाया, मतलब क्या ऐसा है कि तुम परेशान घूम रहे थे, हमारा कैरेक्टर तो ये कर देगा होगा, हमारे तो क्या लंबा भी है, इस करवाओ। तो नीरज जी ने एक शो किया और दूसरा शो दिल्ली की आखिरी शाम का, 3 शो हुए थे दिल्ली में और यहाँ पर, तो वो फिर हमने करे। अच्छा। जब बहादुर शाह जफर का, तो उनका उन्हीं की स्टाइल में पढ़नी थी, नीरज की स्टाइल में बहादुर साहब की गजल पढ़नी थी, वो हमने पढ़ी। हमारा इतना ही होता। तो इट इज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि हमें अचीवमेंट मेरे लिए कि नीरज साहब जैसे महान गीतकार के ने जो रोल किया है, और एक बार किया था, वो हमने उन्हीं के बताए, उनके डायरेक्शन में हमने उन्हीं का रोल किया। ये हमारा अचीवमेंट था। इसके साथ हमने जो वहाँ पर लखनऊ में हम लगातार करते रहते हैं। अच्छा। बैंक में भी नाटक करते थे, और 2-3 अलग अलग ग्रुप थे। दर्पण का भी हम, दर्पण में डीपी सिन्हा का सीढ़ियाँ कर रहे थे। फिर अलग अलग लोगों हमने कई नाटक किए। वहाँ पर हम खाली नहीं बैठते थे, तो हर कुछ नाटक करते रहते हैं। चाहे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, सूर्यमोहन कुल से साथ कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको असिस्ट कर रहे हैं कि चलो हम तुम्हारा इसमें कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो थिएटर जुड़े रहे। ख्वाहिश ये रहती थी कि बढ़िया नाटक हो। ये जो नाटक हो रहा है ये मज़ा नहीं आता। अब जैसे संध्या छाया किया हमने, उसमें संध्या छाया में पुनीत अस्थाना किया था, पुनीत अस्थाना ने किया था, और हमारे साथ वो था चंद्रमोहन, जो डेथ हो गई, चित्रा मोहन का हस्बैंड। अच्छा। तो हमने वो किया, उसका टेलीविज़न पर भी हुआ, तो वो हमने उनके साथ किया। तो चंद्रमोहन ने बहुत गजब एक्टिंग करी, मतलब मेरे आंसू आ गए, मतलब वो इतना पैथेटिक बना दिया, तो उन्होंने सीन को बढ़िया था। तो नाटक चलता रहा था। तो हम जैसे ही छूटता था, बैंक 5:30-6 बजे छूटे, तो पहुंच जाते थे ऐसे, जहाँ भी खाली मिले लखनऊ में जहाँ काम करते थे, तो बंद नहीं किया थिएटर कभी। मुझे क्या होता है कि थिएटर आप इतना कर रहे थे, कभी सिनेमा में जाने की बात नहीं सोची? कभी इसलिए नहीं है कि हमको लगा कि सिनेमा की चाहत से जो लड़के आते हैं वो थिएटर के प्रति वफादार नहीं होते। अच्छा। और दूसरा एक हमारे पास ऐसा ना, वस्ल की लज्जतें कितनी भी हो शीरी, लेकिन ज़िस्त में तलखियाँ भर देती है पैसे की कमी। हमारा शौक़ तो था थिएटर, लेकिन हम चूँकि योग भी करते थे, पढ़ने करने में शौक़ था, शौक़ पढ़ने का भी था, तो हमको लगता था कुछ 4 पैसे मिले तो हम पत्रकारिता में डिप्लोमा किया, पत्रकारिता डिप्लोमा किया भारतीय विद्या भवन से। तो हम दैनिक जागरण से जुड़ गए, कहीं अखबार लिख रहे हैं कि क्लिपिंग ढूंढ रहे हैं कि एक फोटो कैप्शन मिल जाए तो 25 रुपये मिल जाएंगे, या एडिटोरियल का ट्रांसलेशन करते हैं तो 250 रुपये मिल जाएंगे। तो मतलब हमारे सामने ये था कि सर्वाइवल कि हम अपना बना रहे, तो हमारी बैंक की अदर हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे बच्चे परिवार पढ़ाई भाई वो पूरा होता है। तो उसके कारण हमने ये देखा कि हमारे पिताजी ने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया स्कूल के कारण, तो ऐसा ना हो जाए, दे शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। भगवान दया भगवान ने हमारी सुन ली, बच्चे हमारे बिना प्रयास के ही अपने आप उन्होंने प्रयास किया, अच्छे कल के निकले, तो निकल गए। वो बेटिया हमारी अमेरिका में। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, दोनों क्या कर रहे हैं? बेटी ने IIT से किया था, वो आजकल अमेरिका में है, वही फेसबुक में वो डायरेक्टर हाई प्रोफाइल है वो। अच्छा। तो और ये बेटा तो यहाँ पर टाटा कैंसर में ही है। अच्छा। नेक का सर्जन है और HOD भी है डिपार्टमेंट। तो हम लोग बनारस में रहते हैं, वहीं पर उसी साथ। एक और ना कि आपने कहा कि मजबूरीवश आर्थिक स्थितियों को देखते हुए आप सिनेमा नहीं गए, और जो लोग यहाँ से थिएटर के नाम पे सिनेमा जा रहे थे, उनको लेकर उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? हम और देख रहे हैं। एक चीज़ और क्या थिएटर को बर्बाद करने में ऐसे लोगों का भी हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत पीयूष विद्यासागर जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी चौपट कर दी, मर गए। क्यों? उनको लालच रवि शर्मा ने दिया, तुम आ जाओ, तुमको तो विलेन का रोल मिले, बढ़िया पर्सनालिटी है,
भाई साहब वहाँ पैसे हर एक से पैसे मांगने लगे, जो कोई जाता था 100 रुपये दे दो, 200 रुपये, ऐसे करके ये हालत हो गई थी। देखिए इतना सरल नहीं है, कलाकार की कला और मनुष्य का भाग कब तक कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, सही बात। आप ऐसे कह दें कि हाँ हम जाए सब बन जाएंगे, जैसे जो घूमता है कितने स्ट्रगल करने पर, कितने पापड़ बेचने पड़ते हैं, तब कहीं जा करके वो हजारों आदमी को लगा देता है, तब जाके कोई बन पाता है। अमिताभ बच्चन बन गए तो हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएगा। या तो तुम पहले से अपना डिटरमिन कर लो, हाँ। तुम सोचो कि हम नौकरी भी कर लें और ये भी कर लें, ये भी कर, कुछ तो कुछ नहीं। तो शौक को शौक रखो। हमने, हमारा थिएटर शौक था, हमने उस शौक को शौक रखा। हमने शौक में पैसा कमाने की नीति नहीं, ठटरा नहीं सो गई थे। अब उन्हें प्रॉब्लम, वो फिल्म चले गए, लेकिन थिएटर उनका नहीं मरा, उन्होंने मेंटेन करा रखो, क्योंकि अपनी प्रतिभा प्रतिष्ठा और जो अपनी जो था सबको उन्होंने इस्तेमाल किया। जर्मनी में रहा, फिर यहाँ रहा, तो लोग उनका मानते थे, तो उनको भले उतने बढ़िया एक्टर ना हो, लेकिन उनको अवसर उतने बढ़िया मिल गए। सही बात। एक से एक अच्छे एक्टर मिल रहे हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। तमाम सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारे मन में ये महत्वाकांक्षा कभी नहीं जाएगी कि मैं फिल्म में जाता हूँ। नेवर। हमको दीक्षित जी कहते थे यार यहाँ पर आया फिर ट्राई करो, हमने कहा कभी नहीं गए कि वहाँ वो जो हो रही कोचिंग का क्या कास्ट कोचिंग हो रही, जो कास्टिंग हो रही है, हम कभी नहीं गए। शौक ही नहीं है हमारा, अच्छा ही नहीं। थिएटर अभी करना, थिएटर अभी करिए, हम अभी इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, मुझे अच्छा लगता है। और ये शौकिया रंगमंच, एमेच्योर थिएटर ये है कि आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। थिएटर माने होता है कि आप अपने से मिल रहे होते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, छोटी सी है, आदि शंकराचार्य ने तो केवल एक बार पर काया प्रवेश किया था, लेकिन एक्टर जो है हर कैरेक्टर में पर काया प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात। तो हम जितना अपने आप को एहसास आना क्या है, एहसास वजूद अपना, मुझको न छुड़ा मुझसे रह जाएंगे हम तना, नूर साहब भी कह रहे थे। तो उसका मकसद केवल यही है कि थिएटर माने आप साधना आध्यात्मिकता के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, अपने स्वरूप को आप जानने लगे, बस हो गया। तो हमारे लिए थिएटर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक अंग है। थिएटर जो हिंदी थिएटर है, लोग कहते हैं कि कानपुर की अपनी एक समृद्ध परंपरा है, जैसे राजस्थान में बीकानेर में थिएटर की एक समृद्ध परंपरा है, फिर भी यहाँ का थिएटर या पूरा हिंदी थिएटर मान लें, वो मराठी और गुजराती थिएटर की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा है। मराठी और गुजराती थिएटर में काम करने वाले कलाकार आलीशान जिंदगी जीते हैं, यह चीज़ हिंदी थिएटर वालों के साथ क्यों नहीं हो पा रही है। अच्छी प्रस्तुतियाँ नहीं, हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हम उनको बुला रहा है, हमने ये कर लिया, हम खुद क्यों नहीं बन पाए। देखिए विकास कपूर हैं जी, विकास कपूर भी यहाँ करते थे उस समय में, डॉक्टर सत्यमूर्ति के समय वो थे यहाँ पर, लेकिन वो इस भीड़ में नहीं इकट्ठे शामिल नहीं हुए। उन्होंने दूर से देखा और देखा कि हाँ यार यहाँ ये हो रहा है, और वो करते थे कंपटीशन में। डॉक्टर सत्यमूर्ति एक कंपटीशन में अपने नए लड़कों के साथ नाटक करते थे, भले वो उस लेवल ना हो, लेकिन करते थे, फक्र रखते थे। और जब यहाँ से बॉम्बे गए तो उन्होंने अपना चुना, उन्होंने कहा कि हमको इस फील्ड में, कभी साईं बाबा करें, उन्होंने एक फील्ड चुना। हमारे साथ ऐसे क्रिएटिव लोगों की कमी है, हम क्रिएटिव नहीं है, लेकिन हम बातें लंबी लंबी आंकेंगे। आप बताइए, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम कह देंगे हाँ साहब हमने ये किया, उपलब्धि यहाँ पे जीरो है। लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो हर आदमी कुछ कुछ उपलब्धि है। सही बात। उपलब्धि के लिए आपको निरंतर अभ्यास, प्रयास 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 करना पड़ता है। क्या ये मान लिया कि यहाँ का जो रंगकर्मी है वो पढ़ना नहीं चाहता, अपनी भाषा से, बिल्कुल नहीं पढ़ता, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ा है, कतई नहीं पढ़ता। ये सब हम पढ़ते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता। क्यों, हमारे पढ़े को बेटा एक नीरज हेस्टिंग्स है, गुड राइटर, बहुत अच्छा लिखते हैं, मर्दुल कपिल है, अच्छा लिख रहा है, और लेकिन ये तो बाईचांस हो गया, लेकिन बड़ा अभाव रहा है पढ़ने वालों का, थिएटर को पढ़ने वालों का अभाव, नितांत अभाव है। लखनऊ में चूँकि भारतीय नाट्य केंद्र है, VNA है, इसलिए लोग पढ़ते जो थे, अदरवाइज थिएटर पढ़ने वाला नहीं। हो तो क्या आए, नाटक किया, जान दे दी कि डायरेक्टर ने ये कर दिया, यहाँ खड़े जाओ, यहाँ खड़े जाओ, ये मूवमेंट कर लो, हो गया, और बस खाना कैसे चाहिए चाहिए, चले गए ना। ये थिएटर नहीं। थिएटर में आपको, अब जैसे पीर गुलाम भाई थे, पीर भाई थे ना, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लाइट के हर रंग को जानते थे। यहाँ से लाइट मिलेगी तो यहाँ पर सेट पड़ेगा, करेक्ट। ये पढ़ना कहते हैं एजुकेशन। जाने बिन न होई पढ़ती थी, और बिन पढ़ती तो हो ही नहीं पीती। तो प्रीति होगी तब जब आप जानोगे जब आप उसमें इन्वॉल्व हो गए। पढ़ना माने किताबें पढ़ना नहीं, आप अपनी वर्जिश लगा दें, अपना जानकारी को, अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें खपा दें अपने को, चाहे अभिनय हो और चाहे वो टेक्निकल वर्क हो या चाहे स्टेज क्राफ्ट हो।
तो वो अगर वो चीज़ डॉक्टर यहाँ पर अभय द्विवेदी हैं, करते रहते हैं बातें, थिएटर करते हैं, लेकिन थिएटर नहीं करते हैं, हाँ थिएटर के लिए नहीं करते हैं। पता नहीं स्वांता सुखाए वाला कौन सा सुखा है? पेंटिंग है, थिएटर का अंग है पेंटिंग। सही बात है। आप अब थिएटर में शामिल दर्पण के अध्यक्ष हो, करना चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं है, व्हाट नॉनसेंस इट इज। आपने एक ऐसी कला से दिया जो प्रदर्शन कला है, उस प्रदर्शन कला में आप कहते हैं हम तो बोलते ही नहीं, हम तो ये करते हैं, तो क्यों हो? ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जो इसके लिए डिजर्व करता हो। सही बात। तो यहाँ पर ऐसे ही है, कुछ लोग हैं अच्छे, जैसे वो है ना कैमरामैन का काम करते हैं, कानपुर में बढ़िया काम, अक्खड़ बहुत ज़्यादा, तो अक्खड़ है तो थोड़ा विनम्र हो जाओ, थिएटर को सर्वाइव होने, थिएटर को बनने दो ना। सही बात। डॉक्टर सत्यमूर्ति कंपटीशन पैदा कर दिया था, हर छोटा मोटा आदमी थिएटर कर रहा था, एक कंपटीशन था। धीरे धीरे अच्छा लिखने वाले थे, राजेश हंस भी लिख रहा था, राजेश हंस जैसे लोग भी लिख रहे थे, तो वो चीज़ अपनी। अब तो यह है कि हमें कॉलर ऊँचे कर रहे हैं, हम हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, हमें परवाह करनी चाहिए एप्रिसिएशन के लिए कहो या आलोचना के लिए, दोनों। जितनी एप्रिसिएशन जरूरी है उतनी आलोचना भी जरूरी है, दोनों को सामना करो। किसी की आलोचना कर दो, पता लगे नाराज हो गया कि भाई बड़ा अपने समझते हैं, दोनों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तभी हम विजेता बनेंगे, नहीं। सफलता के लिए आलोचना सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आलोचना नहीं सुने तो कुछ नहीं हुआ। आलोचना सुनो और अपने आलोचना करो, सुनो ही अपनी करो भी कि तुम क्या कर रहे हो जी। और संतुष्ट नहीं होना चाहिए बस। एक्टर को, अगर एक्टर है उसको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ आप कान में देखिए भेड़ चाल है, आप उम्मीद को देख लीजिए संतुष्ट है, अरे जो मैंने कर दिया मैं नार्सिसिज्म नहीं। क्यों संतुष्ट हो? वो जो बरुआ चलाता शो है कि वो शो मस्ट गो ऑन, तो वो अपना सबको सवाल पढ़ाते रहते हैं, अब उसी में वो, तो आप उसमें कुछ क्रिएटिव ढूंढिए ना, कब तक इसी चीज़ को दोहराओगे? सही बात। कुछ नया बनाना चाहिए। देखो कालिदास ने परिभाषा दी है रमणीयता में, सुंदरता क्या है कि क्षणे क्षणे यन नवताम रूपयति तदैव रूपम रमणीयता। रमणीय वो क्षण क्षण में जिसमें नवीनता का एहसास हो। थिएटर में नवीनता का एहसास ही नहीं होने दे रहा, तुम वही घिसा पिटा वही कर दे, तो क्या? तो नवीनता नहीं है तो लोगों की रुचि नहीं है, जब लोगों की रुचि नहीं है इसलिए नाटक, कानपुर का नाटक इसलिए डम था। बस आप कार्ड देंगे तो भी नहीं आएंगे, लेकिन आप ऐसा कर दीजिए कि बढ़िया थिएटर करिए तो लोग भागे भागे देखने आएंगे। दूसरा एक और शायद कमी है कि हर प्ले का जो भी नाटक होते हैं उनके शो कम्प्लीमेंट्री टिकट बांटी जाती है। आपको नहीं था ये भी कहीं ना कहीं गलत है? अब वो निकाला कि टिकट से पैसा नहीं, सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, हाल क्या है, खड़े हो गए लाओ दो, या रूम थिएटर कर लो, ये कर लो वो कर लो, सब नहीं, इट्स नॉट वे। आप कुछ बनाइए। देखिए वो है कौन आता है वहाँ का, एक लड़का दिल्ली का है जो पैरों उसके क्रिपल्स पे चलता है, वो थिएटर करता है। अभी उसने, हमने चक्रव्यूह किया था यहाँ पर काम करने, और भाई साहब बहुत कमर्शियल ढंग से ऑर्गेनाइज किया हुआ और बढ़िया बड़े नाटक करते हैं, वो अच्छे से नाटक करते हैं। और उसमें देखिए कृष्ण का जरूर करते हैं, नीतीश भारद्वाज और उनके साथ काम करते हैं। और वो जो जिन्होंने अमिताभ बच्चन को गुस्सा मार दिया, क्या नाम था उसका, कुली बालन नहीं था वो, पुनीत सर, वो उसके उसमें काम नाटक करते हैं। तो उन्होंने, आप बनाइए ना। और कौन है जो वहाँ पर देखिए उन्होंने बनाते हैं बहुत बड़ा, और 5,000 रुपये टिकट बेचते हैं वो, तो बॉम्बे में तो खैर सब कुछ संभव है, लेकिन कानपुर में ऐसा कोई करे। लेकिन पता है ना, वो प्रमोट करने वाले जैसे थे ना, उद्योगपति थे, तो देखते थे कौन बढ़िया कर रहा है उसको और प्रमोट करते थे। तो कहीं कोई प्रमोट करने वाला चाहिए, तो राजकीय हस्तक्षेप तो नहीं चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सपोर्ट चाहिए, राजकीय सपोर्ट चाहिए। हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं होता कि हम कह दें कि नहीं तुम इस टाइप के नाटक करो, कोई टाइप नहीं होता। समाज में जैसा हो रहा है उसके अनुकूल उस पर व्यंग करने के लिए, एहसास कराने के लिए। देखिए जैसे सोफोक्लिस के नाटक लिखे गए जी, उस जमाने 300 सेंचुरीज पहले ईसा से वो लिखे गए। क्यों? जो सभ्यता विकसित हो रही थी उसमें दिखाया गया कि क्या पुत्र और माँ में अगर सेक्सुअल रिलेशन हो जाए तो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हाँ, सोफोक्लिस के नाटक है ना, इडिपस जी, तो इडिपस सीरीज पूरी निकाली उन्होंने, है ना। ऐसे ही जो जितने भी अल्बर्ट कामू के जैसे नाटक देखिए, क्रॉस पर्पसेस, वो दिखाना चाहते हैं कि आप भाई बहन के रिलेशनशिप है, या तो अगर तो ये प्रयोग करते हैं। वो ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन सोसाइटी किस हद से देखती है, तो आपको सोसाइटी की नब्ज पकड़ में आती है। मैंने वही बस दर्पण है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया तो क्रिपिल्ड सोसाइटी है। करेक्ट, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाँ ताली बजाए चले आए।
कहीं न कहीं जो साहित्य है, अच्छा साहित्य जब लिखा जाता है, अच्छा साहित्य जब पढ़ा जाता है और उस पर जब हम लोग नाटक करते हैं तो उसकी प्रशंसा होती है। अंदाज़ कितने बार कब से चला रखा है, जरा लोग करते नहीं करते? लेकिन क्या वजह है कि अब अच्छा साहित्य लिखा भी नहीं जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है, हम पढ़ नहीं रहे, बस सिर्फ ध्यान अच्छा। रहे, लिखा खूब जा रहा है, हम पढ़ नहीं रहे, खूब लिखा जा रहा है। आप चाहे अमृता प्रीतम को पढ़िए, चाहे शरद चंद्र को पढ़िए, लिखा खूब जा रहा है अच्छे। और जब हम क्या होता है कि जब उसकी ज़िंदगी, लेखक की ज़िंदगी में वो क्षण नहीं आ पाता, जब मरे पूत की बड़ी बड़ी वहाँ जब देखते अरे इसने ये लिखा, तब हम माला चढ़ाना सोचे हाँ यार तो बढ़िया था। तो न पढ़ने के पीछे क्या वजह हो सकती हैं आपके समझ में, क्या आया? आप तो टीचर भी हैं। पढ़ने की ये तो कहीं न कहीं हमारे अब सबको देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कि ज्ञान है क्या? ज्ञान का स्वरूप है कि जैसे कोई बढ़ई का लड़का है, तो बढ़ई का लड़का केवल बढ़ई बन जाए तो वो बढ़ई में कितनी कीमियागिरी करके कलाकारी करता है। बाप ने ये किया, लड़के ने उससे और अच्छा किया, उसका लड़का उसने और अच्छा किया। तो ये शिक्षा है जी। और लिटरेसी थोड़ी ना है। तो लिटरेसी और शिक्षा में एजुकेशन में व्हाट वी एक्वायर एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस, जो हमारे जीवन में अनुभव में हमने जो सीखा है वो शिक्षा है। करेक्ट। तो हम शिक्षा को इस रूप में लें। अच्छा ज्ञान के लिए मैंने टॉपिक है, नए नए टॉपिक, हिस्ट्री के ये है, पूरा विश्व कैसा है, जोग्राफी के जाना है, क्लाइमेट कैसे जाना, लोगों का रहन सहन, पहनावा, इतिहास, भूगोल, सबके बारे में इसको पढ़ना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन है, वी शुड गेदर दिस इन्फॉर्मेशन एंड यूज इट। बिल्कुल तो सही। अब जब ये करेंगे तो नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, है ना? तो वो नहीं कर रहे हैं केवल कि हमें तमाम सारा मोबाइल में है, लेकिन तो जो गलत लिख रहा है हम उसको भी थपकी दे रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ। तो ये पढ़ना है, और पढ़ने के लिए तो एक ये तो काम सरकार का ही है कि सरकार की ये गलती रही है। और फिर मैं कह रहा हूँ अभी भी सरकार चाहते, कोई भी सरकार चाहते, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, वो होना चाहिए। कंपल्सरी एजुकेशन हो। आप एक बार पढ़ने की आदत तो डाल दीजिए कम से कम, फिर वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ेगा उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही है। आप थिएटर करते रहे हैं तो कहीं ना कभी तो सिनेमा भी देखने गए होंगे। खूब देखते हैं सिनेमा, खूब। तो पहली फिल्म कौन सी थी और कहाँ देखी थी? पहली फिल्म हमने पिताजी के साथ देखी थी, दूर की आवाज़। अच्छा। उसमें दूर की आवाज़ देखी थी, हमारी समझ में नहीं आई थी, मतलब सोच निकल गया, मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मुझे डर लग रहा था। मतलब हाल में बैठी, मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। अच्छा। ये बात है 62-63 की, 1962-63 की। तो हम फरुखाबाद में गए, तो फरुखाबाद में हम पिताजी को दिवा ले गए, नाटक फिल्म दिखाने लगे। हम डरे बैठे रहे एकदम से, पिताजी साहब एकदम डरे बैठे रहे, हमारी समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं सर। और हमको लगा कि क्या हमें वो जो रियल पिक्चर और रियल पिक्चर में कुछ फर्क ही नहीं लगा। हमको लगा ये आदमी ऐसे कैसे ऐसा हो सकता है, मतलब परेशान हो गए। फिर धीरे 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 करके फिर हम जब हम ग्रेजुएशन में आए तो हमने चस्का, फिर हमने जैसे अब हमारे हमने मिलिट्री स्टडीज़ पढ़ा था हमारे सब्जेक्ट में, मिलिट्री साइंस ले लिया था। अच्छा। तो यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ने मिलती थी, तो लड़ाई की वॉर टैक्टिक्स क्या क्या होती थी, उसमें एक बेटर ऑफ एल अमीन आई या वर्ल्ड वॉर पर कुछ फिल्म आई, तो हम अंग्रेज़ी फिल्म होती थी तो उसको देखने जाते थे, कतई डायलॉग समझ नहीं आते थे। फिर हम क्या करते थे कि वो ज़माने में रीगल में कि लगती थी सिनेमा हॉल में, तो हम जिन प्रोफेसर साहब थे उनसे निवेदन करते कि सर हमको समझा दीजिए, मेरी समझ बिल्कुल नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि तुम हमको किताबें देते थे कि ये पढ़ो ये पढ़ो। आप समझ लीजिए हम ग्रेजुएशन कर रहे थे और हमारा जो नाटक था 12th नाइट, ये पार्ट 1 में, उसको छोड़ के हमने शेक्सपियर के सारे नाटक पढ़ डाले थे। ये क्रेज पैदा कर, ये टीचर का काम होता है, वो क्रेज पैदा कर देता। तो हमारे अंदर अब हमने पढ़ने में घुस गए, तो जब पढ़ने बैठे तो पता चला कि रात को सवेरा हो गया, तो देर तक सो रहे हैं, डांट पड़ रही है, ये भी पढ़ रहा, पता था रिहर्सल 5 बजे सोना नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये पढ़ने की जो बीमारी हो गई ना, ये कहते हैं वो हो गई, वो एडिक्शन हो गया। तो आपने काफ़ी फिल्में देखी, तो आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? हमारी कई फिल्में हैं पसंदीदा में। एक तो गॉन विद द विंड हमको बहुत अच्छी लगी, दूसरी टाइटैनिक हमने देखी, मुझे टाइटैनिक में प्रेस किया, अच्छा लगा। और हिंदी फिल्मों में गुरुदत्त की कुछ जो पिक्चरें हैं, ऑलमोस्ट मुझे गाइड बहुत अपील करी। संजीव कुमार की 9 दिन 9 रात वाला, एक उसकी उसमें आई थी मासूम, हैप्पीनेस अलोन फॉर अस, संजीव कुमार ने किए थे, गूंगे ये बहुत अच्छी लगी। बेसिकली मतलब जो हमें जो
क्या नाम था उसमें, पृथ्वीराज कपूर का अकबर का जो रोल है, वो तो वो गजब का लगता है, उसका पिक्चराइजेशन, उसका मूवमेंट, क्या नाम था उसका पिक्चर, उसमें दिलीप कुमार भी है, मधुबाला भी है, हाँ दिलीप कुमार वाला, ये मुगल आजम। मुगल आजम, मुगल आजम। और फिर बाकी तो मसाला फिल्में तो बहुत रही हैं, मसाला फिल्मों का गर्म हवा आपने देखी हो, फिर वो अर्ध सत्य देखिए, फिर उसमें एक उसकी थी फिल्म ओमपुरी की, जिसमें वो तमस। आपने गुरदत्त की फिल्मों की बात की। गुरदत्त के बारे में कहा जाता है कि उनकी फिल्में नारीवादी सोच के साथ साथ सत्यात्मक सोच को भी रेखांकित करती थी। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, वो भावनात्मक, उनका जो भावनात्मक, उनका इमोशनल लेवल इतना था, जो समाज में जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, उस एंगल को देखते थे जो अंदर का है। बाहर की पीड़ा से ज़्यादा वो अंदर की पीड़ा को देखते थे। कुछ ही नाटक, प्यासा में देख लीजिए, कि जो भी नाटक, चौधरी का चांद देख लीजिए, वो अंतर पीड़ा की बात करते हैं जो आदमी महसूस ही नहीं करता। हम आज के अंतर पीड़ा की बात ही कहाँ करते हैं? हमें चाहिए नहीं अंतर पीड़ा, हमें बस सेक्स चाहिए। वो उनके साथ शादी हो रही है, वो पसीना पसीना है, वो चौधरी चांद का उस बात करें ना जी, देखिए ना, कोई पिक्चर की, आप गुरदत्त की कोई पिक्चर देखिए, इमोशनल लेवल उस लेवल का होता था कि जो आयाम हमको विजिबल नहीं है, ही ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट वन, ऐसे करके। राज कपूर ने किया ये काम। जैसे तीसरी कसम में आप देखिए, क्या है तीसरी कसम में, क्या है, उस पीड़ा को दिखा रहे हैं जो हम महसूस भी नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें अच्छी लगती ना, तीस रह जाती, हाँ यार तीसरी कसम देख के आ रहा है। कानपुर में सिनेमा की स्थिति क्या रही है शुरू से अब तक, और क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले सिनेमाघर किस तरह के थे, कितने थे, और अब क्यों बंद हुए हैं यहाँ सिंगल थिएटर? काफ़ी बंद इसलिए हुआ क्योंकि अब ये जो टीवी, मोबाइल, इसने सब कुछ खत्म कर दिया। आप अखबार नहीं पढ़ते, है ना, पेपर पढ़ना बंद हो गया, आप मोबाइल में, रील में ऐसे खो गए हैं कि खत्म हो गया। ये चेतना आपको पैदा करनी पड़ेगा, परिवार के लोग हैं ना, उनको देखना पड़ेगा कि अगर हमने ज्ञान को, चिंतन को, अगर कंटेम्पलेशन को छोड़ दिया तो बचे कुछ नहीं, भूल जाएंगे। सही बात। अपने, और ये चिंतन जो ज्ञान चला आ रहा है, ज्ञान माने ये नहीं कि आपने किताबें पढ़ ली, ये इन्फॉर्मेशन है, बट वॉट एवर कम्स इन योर एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज़ नॉलेज। उस नॉलेज को हम कैसे बढ़ाएं, और वो तभी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो आप कोई टेक्निकल वर्क कर रहे हो, या थिएटर कर रहे हो, या गाना गा रहे हो, नकल से काम नहीं बनेगा, कुछ क्रिएशन होना चाहिए। अल्लाह खा मान इसलिए कहते हैं, उन्होंने ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तबले भी कर डाला, जाकिर हुसैन जैसे लोगों को पैदा कर दिया। आप शहनाई वादक क्यों याद करते हैं कि वो जितने अच्छे शास्त्रीय उतने अच्छा गाते भी थे। बिल्कुल सही बात। तो वो चीज़ कहते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। कहाँ तो सिनेमा की दुर्दशा हुई, जो फिल्में, अच्छी फिल्में अब नहीं बन रही, इसकी क्या वजह है आपको समझ में आ रही हैं? नहीं बन रही है फिल्में, एक्चुअली हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे अब आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है, और चूँकि प्रदर्शन करा चाहते, पैसा लगा दीजिए तो हो जाएगा। हम चकाचौंध देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। सच्चाई को ऐसे दिखाया जाए जो पॉजिटिविटी को, एफर्मेशन हो। एफर्मेशन नहीं है हमारी सीक्रेट, हमारी उन्हीं चीज़ों में है। हम सेक्स देखना चाहते हैं, हम नंगापन देखना चाहते हैं, हम उसी को देख रहे हैं। अब बाहर बंद हो गया, हमारे यहाँ हावी हुआ। बुरा नहीं है, लेकिन नंगेपन में कुछ नहीं है। करेक्ट। इसका एहसास हो जाएगा, नंगापन बुरा नहीं, नंगेपन का एहसास हो जाए कि हाँ इन्हें कुछ नहीं है। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, उस दिन हमको फिर लेना साफ, फिर हमारा जागृत हो जाएगा। ये अवस्था हरदम नहीं रही, टेम्परेरी फेज है जीवन की, आज है कल नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में फिल्म बंधु है, जो कि सिनेमा के विकास के नाम पर सब्सिडी बांटती है। इसका से हर राज्य में कोई न कोई संस्था बना रखी है जो फिल्मों को सब्सिडी दे रही है। बनाते हैं भैया, अभी आपको बता दें, हाँ, हम गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग की बता रहा हूँ तो, कि अलंकार योजना के 75 साल या 50 साल से ऊपर जितने लोग, उनको करीब 1 करोड़ रुपये नए भवन बनाने दिया जाएगा। वहाँ ये चल रहा है कि दलाल लगे हुए हैं, आपसे कहेंगे आपको हम 54 लाख, 50 लाख दिहाड़े, 45 लाख रुपये आप हमको देना। और ये चल रहा है। तो क्या है कि हमारा चरित्र हम यहाँ, और वो लोग करवा रहे हैं,
हमने कहा जिस दिन 50 हमारा 100 करोड़ 1 करोड़ तय होगा, 1 करोड़ पूरा दो तो हम करेंगे, तो नहीं करें हम उसे तो हम चंदा मांग लेंगे, सही बात है। हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, जैसे नाटक करते हैं वैसे हम कमरा बनवा लेंगे। तो भैया ये जो हमने भ्रष्टाचार को, मैं फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार को हमने शिष्टाचार बना लिया, इसलिए ये दिक्कत है। और रंगमंच को तो सरवाई भाई साहब आपकी इच्छा ही कर सकती है। रंगमंच के जो चाहते वाले हैं उनके अंदर लग जाए कि हाँ यार रंगमंच ये चीज़ है, हमको ज्ञान देता है, हमारे आत्मविश्वास देता है, सीखने की मनोवृत्ति बढ़ाता है, ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाता है, अपने से आपका परिचय कराता है। तो आपसे परिचय का ये तो अगर लोगों को मालूम हो जाए तो थिएटर वेलकम हो। शिक्षा जगत और थिएटर दोनों क्षेत्र में अब आप नया क्या कर रहे हैं? बता तो रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि थिएटर करोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा, तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आए तो साफ साफ कहने में डर नहीं करो पैदा करोगे। तो तुम्हें कोई समय पूछेगा समझ में आ गया, हाँ ना नहीं समझ में आई सर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, बताओ, पूछोगे, क्योंकि टीचर से जब पूछा जाए तभी टीचर महान बनता है। ऐसे चला गया, आया क्लास में चला गया, लेकिन जब आप कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आई, ये बताओ कैसे है, ये क्या है, तो पूछने की जरूरत नहीं, वही बात एक समझ पैदा कर दीजिए टीचर में। और जितनी भी संस्थाएं हैं, अगर आपको करेक्टर बता दिया कि आपको रावण का करेक्टर करना है, तो रावण के करेक्टर कैसे करना ये नहीं जानता है, रावण क्या था, रावण ये था, अब आप जानिए अब कैसे निकालें। आप सो नहीं पाएंगे, आप 4 जगह देखें, रामायण पढ़ेंगे, ये देखें, उन लोगों से मिलेंगे, तमाम सूरतें निकालें। आप डायरेक्टर पूछने नहीं जाएंगे, अपने अपने, और आप देखें हम क्या कर सकते हैं, आईने सामने खड़े होंगे, है ना। तो आप केवल इतना मालूम हो कि हमें रावण करेक्टर करना, रावण का ये करेक्टर है, यही चीज़ें हैं, आप जान लगा दोगे कि हमारे सर्किस परफॉर्म करें, ये होगा। हमारे साथ यही हुआ कि दर्पण में जो हमको रंजीत कपूर ने एक घोड़ा 6 सवार में लीड हुए थे, तो बबलू वगैरह थे, तो उनको लगा कि तो कर नहीं पाए, तो राकेश वर्मा को कह दिया कि राकेश वर्मा करेंगे। अच्छा, रंजीत कपूर ने कहा राकेश वर्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चूँकि दर्पण की मामला है तो करने दो। कहा अच्छा 1 शो तुम कर लो, 1 शो अवधेश जी करेंगे। तो वो भाई हुआ कि बनारस में शो हुआ, अभी हुआ कि दूसरा शो यहाँ लगा हुआ जयपुर में, तो कह रहे हैं पता चला कि उनका एक्सीडेंट भयंकर हुआ पैर में और कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, तो कम से कम 3 साल पड़ गए बेड पर। उस 3 साल में करें हम 50-60 साल शो हो चुके थे अलग यहाँ के। तो अगर राकेश वर्मा की चोट नहीं लगती तो मैं घोड़ा 6 सवार नाटक नहीं कर सकता। तो ये होता ना कि आपके ऊपर बैठा हुआ है। जो नए बच्चे थिएटर से जुड़ना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है, अगर तुम अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी क्षेत्र में तरक्की करना, तो थिएटर को एक बार थिएटर में आके देखो। अगर किसी क्षेत्र में तुम सफलता पाना चाहते हो, किसी क्षेत्र में, तो थिएटर पहली सीढ़ी है, थिएटर को जानो, देखो तुमको थिएटर क्या दे सकता है, तुमको तुम्हारा तुमसे परिचय करा देगा। दैट इज द प्लेस। थिएटर में कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था मेकअप की बात, पहले मेकअप के साधन नहीं थे, तो उस वक्त किस ढंग से मेकअप हुआ करते थे, और अब जब साधन आ गए तो कितना फ़ायदा होता है उससे, कितना नुकसान? फ़ायदा होता है, देखिए जो लोग समझदार लोग जो अच्छा थिएटर करते हैं ना, वो हर चीज़ को जानते हैं। तो बेचारे मेकअप, जैसे दिनेश अवस्थी यहाँ करता है लखनऊ में, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, मतलब स्टेट लेवल पर वो आदमी बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ परिवार उन्होंने किए, लेकिन क्या है कि हर आदमी बुला नहीं सकता, सोचता है कि हमको किराया देना पड़ेगा, हमको ये देना पड़ेगा, और यहाँ तो एक दिन कर लेंगे तो 10,000 देना पड़ेगा, 5,000। गलत है। हमें हर एक का वैल्यूएशन करना चाहिए उसकी कला की, उसकी प्रतिभा के आधार पर, और कला का कोई मतलब फिर भी आसान मानना चाहिए वो आगे कर दिया। तो मेकअप अपने आप में आप वो गजब की आर्ट है, जो हर एक, जैसे लाइट्स, आप पीर गुलाम ढूंढते रह जाओ नहीं मिलेगा, अभी तक पीर गुलाम नहीं मिलेगा आपको, सही बात है। तो ये शिक्षा है, ऐसे शिक्षित लोग जो अपने प्रोफेशन में कुछ भी करने के तैयार है, कुछ भी करेंगे, नए प्रयोग करेंगे, करते रहेंगे, तो ऐसे लोग हैं। अब हाँ, कानपुर लखनऊ में नहीं दिखाई पड़ा हम लोगों को, तो उससे लगता है, लेकिन है, हमने देखा है लोगों को, हमने बरबस देखा है लोगों को, और वो अपनी धुन में रहते हैं, फतेहाल। थिएटर में आपको नया कर रहे हैं? थिएटर में नया नहीं कर रहे, पुराना ही कर रहे हैं। अभी तो मैं पता ना बच्चों के साथ वो कर रहे हैं जो पंच लाइट, और नया करने को मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कोई एनएसडी का डायरेक्टर। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है, लेकिन जो अपडेट है नॉलेज, मैंने थिएटर की नॉलेज से अपडेट एनएसडी का प्रोग्राम, उस बच्चे को, बंदे को हम किसी को लेकर के आएंगे तो वो कुछ ना कुछ नया कराएगा। सही बात है। तो आई एम जस्ट वेटिंग समबडी टू कम टू कानपुर, टू वाराणसी,
और हम उसके रहने खाने और उसके व्यवस्था कराएं और वो नाटक कराएं, टीम अपने आप बन जाएगी। तो हम काफ़ी लगातार मैंने कई प्रतुल जोशी से भी कहा, कुमुद मिश्रा जी थे NSD के, उनसे मैंने कहा, और शर्मा है वो लड़का जो आजकल फिल्मों में काम करता, हमने उससे भी कहा। ये जो भाभी जी घर में है ना, रोहितास का विवाह दिया, उसकी वाइफ से, यहाँ वाइफ हमारे घर भी आई थी वहाँ अच्छा। वाराणसी में। तो हमने उनसे कहा कि हमें रोहितास को खैर फुर्सत नहीं तो कर रहे हैं। हाँ। कई लोगों से हमने कहा कि आप हमारी मदद करिए, हमको कोई ऐसा बंदा भेजिए जो, जैसे यशराज यादव जी आए थे हमारे यहाँ। अच्छा। यशराज यादव को मैंने बोला, कथा निंदन की उन्होंने किया, गजब किया था, लेकिन कानपुर के लोगों को हजम नहीं हुआ, उनको पुराना वाला वही चाहिए, तो हाथ फड़ा फड़ा गाने वाला। तो हमने अभी तक कोशिश ये करी कि जब भी वर्कशॉप नाटैंगन जब से स्टार्ट किया, हमने NSD के किसी को बंदे को अच्छे एक्सपीरियंस को बुलाया, तिवारी जी को बुलाया, रंजीत कपूर जी को बुलाया, यशराज जी हमारे इसमें आए। तो बंसी कौल की बुलाया था कि बंसी कौल अचानक डेथ हो गई उसका, बंसी कौल से मेरी बातचीत हो गई थी, लेकिन अच्छा। वो आते। तो अब देखते, असल होता है कि हमारे कॉम्पिटेबल अमाउंट पर, जैसे अभी दैया जी हैं, वो भी NSD हैं, हमको ले गए थे। अच्छा। लेकिन वो इसका कोरोना फैल रहा था, तो वापस करना पड़ा। तो हमें कोई मिलेगा तो हम जो आपके बगैर जो हो, जो हमारे साथ गांव में ठठिया में हमारे साथ बच्चों कर सके, तो हम उनको बच्चे भी देंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था करेंगे। हम चाहेंगे वो हमारे पास आए या हमें बता दें, हम उनको बुला लाएं और उनसे नाटक कराएं। कोई और ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो? बस बात तो क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी है कि हम थिएटर को जब करेंगे तो आएगा, बातों से थिएटर नहीं हो सकता, करने से थिएटर आएगा। और हम अभी यहाँ बैठ के क्या करें, तो हम कुछ हमें करने मिले तो हम बताएं कि हम जो इस वक्त हमारे पास ये लग रहा है कि हमको कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए जिसके पास कुछ नया, पर जैसे मणिपुर के थे जिनकी डेथ हो गई अभी, हाँ। तो ऐसा कोई मिल जाए बहुत डायनामिक टाइप का, तो साधन जुटा दें, हम हर एक के सामने फटा जाए, उसकी ख्वाहिश पूरी कर दें और हम बच्चों को सिखाएं। अवधेश मिश्रा जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, हमें इस लायक समझे थे। मेरे पास न तो ऐसे कोई गुण थे, न हमारी कोई ऐसी उपलब्धियाँ, हाँ रुझान जरूर है और करने की आग है हमारे अंदर, बस कर नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी कर लेंगे। अभी तो 74 साल है, अभी बहुत काल में चल रहे हैं, जब तक जिंदा रहेंगे तो बढ़िया से कुछ करने की कोशिश करें, अभी कर नहीं पाए हैं। धन्यवाद।